हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में। और आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के पिछले 3 सालों में पेपर में पूछे गए हैं। तो काफी सारे सवाल आपके साथ डिस्कस होंगे। टॉपिक वाइज इन सवालों को डिस्कस करेंगे और इस सेशन को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका पूरा यूनिट का रिवीजन भी हो जाएगा। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवरेस्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा हैं। तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा, डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लास्ट मिनट रिवीजन और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अभी हमने यहाँ पे एक रैपिड रिवीजन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है जिसमें आपकी कॉमर्स और मैनेजमेंट की रिवीजन क्लासेस आपको मिल जाएंगी और साथ में प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। काफी नॉमिनल प्राइस में ये कोर्स आपके लिए हमारी वेबसाइट और ऐप पे अभी अवेलेबल है। प्यारे दोस्तों, बैंकिंग का यूनिट काफी बड़ा है और आपके साथ इसमें मल्टीपल टॉपिक्स की डिस्कशन आज की जाएगी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे तो उसमें आपके कई सवाल होंगे जो कि बेसिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़े होंगे। एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर सवाल होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी सवाल आए हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, बेसल नॉर्म्स, ई बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल मार्केट्स जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आता है, और इंश्योरेंस। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे आपके एग्जामिनेशन के सवाल पूछे गए हैं। एक एक करके एक एक टॉपिक को उठाते हैं जी और उससे जुड़े हुए जो सवाल पेपर में पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। टॉपिक का नाम है जी बैंकिंग, एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिक हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, किस तरीके से बैंक्स काम करते हैं, एनबीएफसीज क्या है और कौन से ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में, उनसे जुड़े हुए जो सवाल आपके एग्जाम में आए हैं आइए उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर सवाल है और पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है यानी कि सही है। आरबीआई हैज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी क्योंकि ये आपके सेबी के दायरे में आते हैं, ना कि आरबीआई के। मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर और एसएलआर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे आरबीआई के, जिसके थ्रू आरबीआई मॉनेटरी कंट्रोल हमारी इकोनॉमी पे रखता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। प्राइमरी डीलर्स डील मेनली इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो प्राइमरी डीलर जो है वो मेनली आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जुड़े होते हैं और इसीलिए ये गलत हो जाएगी। डिक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट्स दी क्रेडिट क्रिएशन। अगर आप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को यहाँ पे घटाएंगे तो इसके घटाने से आपका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो एक्सपैंड होगा क्योंकि रिजर्व्स कम रखने पड़ेंगे और ज्यादा क्रेडिट बैंक्स हमारे दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड सवाल है, द रीजन पुट फोर्थ फॉर द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनेशनल बैंक्स आर। तो हमारे जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उन पे लगाम लगानी है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट है हमें, इसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। अब देखो, इंटरनेशनल बैंक्स कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको पता ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हाँ इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल क्यों करना चाहिए, आप पढ़िए ऑप्शंस और एक बार सोचिए कि हाँ क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि दीज बैंक्स एनकरेज इन्फ्लेशन बाय एडिंग स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। अगर कोई इंटरनेशनल बैंक होगा, हमारे देश के अंदर भी बहुत से फॉरेन बैंक हैं, तो अगर वो हमारे देश में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है क्रेडिट तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। क्रेडिट क्रिएट होगा तो उससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी और आपका इन्फ्लेशन जो है वो मनी सप्लाई बढ़ने से बढ़ सकता है। तो पहला पॉइंट हमें कुछ कुछ सही लग रहा है, फिलहाल इसे टिक कर लो। इसके बाद है, दीज बैंक्स समटाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक फेलियर्स दैट मार द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो हाँ, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा बैंक, इंटरनेशनल लेवल का बैंक, ऐसा हुआ भी है
कि हमारा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का बैंक कभी कभार फेल हो जाता है और उससे फिर हमारे जो डिपॉजिटर्स उस बैंक से जुड़े होते हैं उनका नुकसान हो जाता है, और इसीलिए उन पे कंट्रोल लगाना जरूरी होगा। तो आप इसे भी एक बार टिक टिक लगा लीजिए। They cause unmanageable indebtedness among the borrowing governments by charging high interest rate। तो अब ऐसे जो फॉरेन बैंक है उनके पास पैसा तो होगा, अब वो पैसा हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो भी बोरो कर सकती हैं, बट जो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट अगर बहुत ज्यादा होगा तो हमारी गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे इसीलिए कोशिश होनी चाहिए कि इनके इंटरेस्ट पे कुछ कंट्रोल लगाया जा सके। तो ऐसा कुछ कंट्रोल की बात यहां पे भी हो रही है। They do not adhere to the credit allocation policy of the host government। तो इंडिया के अंदर कोई बाहर का बैंक आ रहा है तो जनरली क्या होगा, वो बाहर का बैंक अपने तरीके से काम करना चाहेगा, हमारी पॉलिसीज को एडहेयर नहीं करेगा। तो हमें उस पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा कि भैया हमारी ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की पॉलिसी है, तुम्हें इसको भी कंप्लाई करना होगा। तो ये सारे कंट्रोल हमें लगाने ही पड़ेंगे। तो मुझे तो लग रहा है भाई कि सारे कुछ कारण बन ही रहे हैं कंट्रोल लगाने के, और मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 4 ही बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द एनबीएफसी। तो एनबीएफसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। एनबीएफसी लीजिंग की सर्विस भी देते हैं, एसेट मैनेजमेंट की भी देते हैं, और यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विसेज भी कुछ दे सकते हैं। पर इंप्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मॉडर्नाइजेशन इंप्लीमेंट करना ये कोई ऐसे तो है नहीं, कोई फैशन आइकन है जो मॉडर्नाइजेशन ले आएगा। तो इसीलिए यहां पे हमारा जो आंसर है डेट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अगर आपको समझना है तो उससे जुड़ी हुई कौन सी अप्रोच नहीं है। बट अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है। नॉट वर्ड बेसिकली है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तो आपको ये सारे वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अब सवाल है, अब ब्रोकरेज कैन बी आइदर फुल सर्विस और डिस्काउंट। तो ब्रोकरेज हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो अभी आप स्टेटमेंट को छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूं, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकरेज। फुल सर्विस का मतलब है कि ये ब्रोकरेज आपको बहुत सारी पूरी हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो आपको ब्रोकरेज की, ब्रोकर्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली अगर आपको कुछ शेयर्स की परचेजिंग सेलिंग करनी है, आपको कुछ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आप जनरली ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं, ब्रोकर्स के पास जाते हैं, वो आपको सर्विसेज देते हैं और उसके बदले आपसे पैसे लेते हैं। तो जैसे आपने उनसे एडवाइस ली, आपने उनसे सर्विसेज ली और आपने कहा मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं, उनका फिक्स होगा कि मुझे इस पे आपके 0.5% चार्ज करना है। तो यहाँ पे वो इसका 0.5% आपसे चार्ज कर लेंगे। अगर आपने 1 लाख लगाना है तो उसका 0.5%, 1 करोड़ लगाना है तो उसका 0.5% आपसे चार्ज कर लेंगे। इनकी बहुत सी ब्रांचेस भी होंगी और आपको पूरी सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे। बट अब आज के समय में हमारे पास ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाने से, बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो जाने से डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आ गए हैं। अब डिस्काउंट ब्रोकर का फायदा ये है कि इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स बना रखी हैं और आप इन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ये फैसिलिटीज वैसे ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देंगे। ये आपको ट्रेंड्स वगैरह दिखा देंगे, बहुत सी और चीजें बता देंगे, और उनको एनालाइज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई भारी भरकम आपसे कमीशन चार्ज नहीं करेंगे, ये आपसे पर ट्रेड पे 10-20 रुपए ले लेंगे, चाहे आप 1 लाख लगाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ, उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इनकी सर्विसेज बहुत लिमिटेड होंगी। आपको खुद बस इनको देखकर, इनकी वेबसाइट को पढ़कर खुद अपना फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये डिस्काउंटेड चार्जेस पे आपको सेवाएं प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न्ड अबाउट मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर यहां पे मनी भी आता है, क्रेडिट भी आता है, फाइनेंस भी आता है। बट कह रहे हैं कि तीनों टर्म्स आपस में जुड़ी तो हैं, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो मनी तो सिंपली आपका एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्रेडिट का मतलब बेसिकली हम लेते हैं बोरोइंग से, लोन से। और फाइनेंस जो है बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके अंदर हम मनी को पढ़ते हैं, क्रेडिट को पढ़ते हैं। तो ये सारी टर्म्स में कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद है हाउसिंग फाइनेंस सिंपली रेफर्स टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेंचर कैपिटल। तो सीधा सीधा मैं तो कह रहा हूं कि आपके लिए इतना आसान था कि सीधा सीधा आप जो है ना इसको हटा सकते थे कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर तो हम हाउसिंग के फाइनेंस के लिए पैसे देंगे, वेंचर कैपिटल के लिए थोड़ी देंगे। तो सीधा सीधा आप इसे गलत कर सकते थे।
इसके बाद है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ऑल्सो भी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एसेट क्लास विच डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से एसेट में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं या डेट में लगा रहे हैं, उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। तो सी तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि सी आपकी सीधी सीधी गलत है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमें यहां पे पता लग जाता कि सी ओनली आंसर होना चाहिए। बट हाँ, अगर आपको ए नहीं पता था तो फिर आप 3 और 4 में कंफ्यूज यहां पे हो सकते थे। बट अगर आपको मालूम था तो फिर आप आसानी से आंसर को ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते थे। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहां पे करनी है। तो लिस्ट 1 के अंदर हमें दिया रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी सर्विस, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। और लिस्ट 2 में भी कुछ बातें दे रखी हैं। तो लिस्ट 2 की बातें हेल्प टू कंज्यूमर, म्यूचुअल सेविंग बैंक, हायर परचेस और म्यूचुअल फंड। तो रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक को मैच करना है, एनबीएफसी की सर्विस को मैच करना है। देखो, एनबीएफसी की सर्विस को तो मैं आसानी से वैसे मैच कर ही सकता हूं। हायर परचेज जो है एक सर्विस है जो कि एनबीएफसी देते हैं, और आपको सी और डी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे की मैचिंग कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से पैसे की फॉर्म में डिपॉजिट लेते हैं। जैसे आपके बैंक वगैरह होते हैं ना, लोगों से पैसे की फॉर्म में डिपॉजिट लेते हैं, तो ये आपके डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हो गए। नॉन डिपॉजिटरी वो हैं जो कि लोगों को कुछ फाइनेंशियल सेवाएं तो देते हैं, बट लोगों से डिपॉजिट्स की फॉर्म में कुछ नहीं ले सकते, लोगों के ऐसे कुछ अकाउंट वकाउंट नहीं खोल सकते। तो इसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड वगैरह आ जाएंगे। अब देखो, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन को मैच करना है तो अब आप म्यूचुअल फंड से मैच कर सकते हैं, और डिपॉजिटरी को मैच करना है तो आप अपने बैंक से मैच कर सकते हैं, म्यूचुअल सेविंग बैंक। अब हमारे पास एनबीएफसी सर्विस को तो वैसे हमने हायर परचेज से मैच कर ही लिया था। और देखो, यहां पे हमारा जो रोल ऑफ कमर्शियल बैंक है, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक जो हमारे पास है वो बचा ही 1, तो ये हेल्प टू कंज्यूमर से मैच हो जाएगा, और इसीलिए आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो 1 है, उसी का बन जाएगा। सवाल है यूनिवर्सल बैंक्स दैट फंक्शन एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। अब ये सवाल मेरे हिसाब से ना इतना अच्छे से फ्रेम किया नहीं हुआ। यूनिवर्सल बैंक्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं, कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। बट जो ऑफिशियल आंसर दिया उन्होंने वो सेबी का दिया, तो अब लग रहा है कि शायद वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की ही बात कर रहा है, कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो वो सेबी द्वारा ही रेगुलेटेड होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही बनना चाहिए। फिलहाल थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर रहेगी सवाल में, हाँ, बट आपको वैसे क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन कौन सा अथॉरिटी किस किस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो ये क्लैरिटी आपको वैसे होना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। चलिए, यहाँ पे एक सवाल है, और ये सवाल बड़ा अजीब सा सवाल है जिसको पढ़ के कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डिफॉल्ट रिस्क इंटरमीडिएशन। तो जो डिफॉल्ट का रिस्क है उसके बीच में आप कुछ इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये टर्म पूछी जा रही है। इसको मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। borrowing short term funds from the savers and making long term loan to the borrowers। तो आपने सेवर से पैसा लिया शॉर्ट टर्म के लिए और बोरोवर्स को पैसा दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपने थोड़ी सी गड़बड़ तो यहाँ पे करी है। इसके बाद है मेकिंग लोन्स टू रिस्की बोरोवर्स बाय अट्रैक्टिंग सेविंग्स फ्रॉम द सेवर्स हु आर रिस्क एवर्स। यहाँ पे तो गड़बड़ आपने और ज्यादा कर दी। जो सेवर जो हैं वो रिस्क से बचना चाहते हैं, उनसे आपने पैसा लिया और वो पैसा रिस्की लोगों को बांट दिया जो कि पैसा डुबो सकता है, उनसे पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी डिफॉल्ट का रिस्क तो लग ही रहा है। यूजिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल्स ऑफ द इंटरमीडियरी, तो ये तो कुछ जनरल सी बात ही लग रही है। पूलिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू गिव लोन्स टू अदर्स। अब देखो, यहाँ पे 3 और 4 तो नहीं लग रहे हैं, 1 और 2 में कुछ लग रहा है। तो डिफॉल्ट का रिस्क इंटरमीडिएशन की बात हो रही है, तो डिफॉल्ट का रिस्क ऑप्शन नंबर 2 में जाहिर सी बात है ज्यादा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर इन्होंने चूज किया। बट फिर भी सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, और कुछ सवाल हमेशा एग्जाम में ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, और इनके बारे में शायद आपको कभी पता भी नहीं चले। ऐसे 2 4 5 सवाल हमेशा रहते हैं पेपर के अंदर। तो इसीलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे सवालों से घबराए नहीं, जो आपको लग रहा है वो आप आंसर टिक करके आ जाएं, और अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि एक आधे क्वेश्चन पे आप जो है डिपेंडेंट ना रहें अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलिए, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो ऑफ वर्ड पे ध्यान देना यहां पर। तो ऑफ बैलेंस शीट का क्या मतलब हो, देखो आप बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें आपकी एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह आती है ना।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी बैलेंस शीट में नहीं आती, बैलेंस शीट के नीचे आप उन्हें नोट्स की फॉर्म में दिखाते हो। अगर आपको याद हो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी स्कूल में मैडम पढ़ाती होगी कि भैया बैलेंस शीट के नीचे आते हैं, फुटनोट में दिखाते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजें होने वाली हैं यहाँ पे जो आपकी बैलेंस शीट में तो नहीं दिखेंगी एसेट लायबिलिटी में, बट ये ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज होंगी। अगर बैंक किसी को पैसा लेंड करेगा, ये लेंडिंग होगा, तो ये बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये तो बैंक का एसेट होगा, तो ये तो ऑफ बैलेंस शीट नहीं हो सकता। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, अगर एक बैंक आरबीआई से पैसा बोरो कर रहा है तो ये भी बोरिंग में लायबिलिटी साइड पे शो करेगा। परचेसिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने परचेज किया, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप परचेज कर रहे हैं यहां पर, तो इसके अंदर अगर आपने एंट्री मारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो फ्यूचर में जाकर इसका जो है लेन देन होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग पे ऑफ वगैरह होने वाले हैं। तो अभी तो ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, बट ये ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी आप इसे बोल सकते हैं। ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट आपने अभी इशू कर दिया, तो अभी इस पे आपकी लायबिलिटी अभी अराइज नहीं हुई है, अगर इस पर डिफॉल्ट होता है तो बैंक की लायबिलिटी अराइज होगी, तो कॉन्टिंजेंट है ये, तो ये भी ऑफ बैलेंस शीट होगा, नीचे अलग से आएगा। एंगेजिंग इन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आप ऐसा कोई स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी और पार्टी के साथ, तो अगेन ये भी आपका बैलेंस शीट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसे ऑफ बैलेंस शीट एक्सरसाइज ही यहाँ पे बोला जाएगा। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 ही चूज करना है, और ऊपर वाले 2 तो हमने शुरू में ही काट दिए थे, तो सी डी ई आने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। In the context of banking sector, spread is defined as a function of the following. अब देखो ये ना चीज स्प्रेड की बात नहीं हो रही है, बैंकिंग सेक्टर के स्प्रेड की बात हो रही है। तो जब भी हम किसी बैंक के स्प्रेड की बात करते हैं ना, तो स्प्रेड का मतलब है किसी चीज का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो बैंक के केस में क्या होता है, बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो आप जानते हैं क्या है, इंटरेस्ट है। अब बैंक इंटरेस्ट क्या करता है, अर्न करता है या पे करता है, दोनों करता है। बैंक जो लोन देता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जो डिपॉजिट्स बैंक लेता है उस पर इंटरेस्ट पे भी करता है। तो बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया और जो इंटरेस्ट पे किया, उसका जो डिफरेंस है उसे स्प्रेड या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम के नाम से यहां पे पुकारा जाता है। और इसे बेहतर एनालाइज करने के लिए, अलग अलग बैंक्स का कंपैरिजन करने के लिए, हम इस नेट इंटरेस्ट इनकम को बैंक के एसेट से डिवाइड करते हैं, और उसके बेसिस पे हम इस रेशो को बाकी बैंक्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि किसका इंटरेस्ट इनकम ज्यादा है एसेट्स के मुकाबले और किसका कम है, और हमें पता लग जाएगा कौन सा बैंक फाइनेंशियली बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप नेट इंटरेस्ट इनकम को कंसीडर कर सकते हो और उसके एसेट से कंपेयर कर सकते हो, और आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा उसमें फॉरेक्स नहीं आएगा, लीवरेज भी नहीं आएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम आएगा और आपके एसेट्स आएंगे। इन दोनों का रेशो हो सकता है ये, ठीक है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बी और डी इंक्लूड होगा, यानी कि ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। सवाल है विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल बैंक्स। हमारे जो आरआरबीज हैं उनको गवर्न करने वाला जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आरआरबी एक्ट है वो आया था 1976 में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे आपका ए ठीक हो जाएगा और बी तो कट ही जाएगा। सिड भी आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा जी अप्लाई आपका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा। तो 2 ही बच रहे हैं, ए और डी, और करेक्ट आंसर आसानी से ऑप्शन नंबर 1 यहां पे तो बन ही रहा है। अगला सवाल है शेयर कैपिटल ऑफ एन आरआरबी। आरआरबी आप समझते हैं ना क्या होता है, आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक हमारे देश में बनाए गए हैं, और ये जो हमारे बैंक्स होते हैं दे आर बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड अ स्पॉन्सरिंग बैंक। तो उसी के ऊपर सवाल है किसकी जो शेयर कैपिटल है इट इज सब्सक्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग बैंक इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशोज। तो इनकी जो कैपिटल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारा स्पॉन्सरिंग बैंक किस रेशो में सब्सक्राइब करता है। तो ये सीधा सीधा सवाल है। तो रेशो इनकी रहती है 50%, 15% और 35%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल हमारे पास है चेन बैंकिंग इंडिकेट्स द फॉर्म ऑफ बैंक कार्टेल दैट अकर्स व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल एट लीस्ट 3 बैंक्स दैट आर इंडिपेंडेंटली चार्टर्ड। तो हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। तो चेन बैंकिंग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसी ही डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आपके एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं, कुछ छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि आपके 3 बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, 3 अलग अलग बैंकों को कंट्रोल कर रहा है, तो इसे चेन बैंकिंग बोला जाता है।
इसके बाद है जी पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट्स इन अ कमर्शियल बैंक फॉर ₹50,000 एंड अबव। तो बिल्कुल अगर आप बैंक में जाते हैं 50,000 से ऊपर पैसे जमा करवाने हैं तो आपको अपना पैन नंबर जरूर दिखाना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अपॉन डिटेक्शन ऑफ द काउंटरफीट नोट्स एट द काउंटर बैंक कैन इंपाउंड द नोट एंड इशू रिसीट। तो अगर काउंटरफीट नोट अगर आप बैंक को दे रहे हैं तो बैंक उसे जरूर इंपाउंड कर लेगा और आपको हो सकता है कोई रिसीट वगैरह उसकी दे दे। तो ये वाला जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है अभी इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज फिक्स्ड बाय नाबार्ड। देखो ये जो RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है इट हैज बीन लिंक्ड टू द बैंक रेट। तो अभी नाबार्ड के पास फिक्सेशन पावर नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं होता। और अगला हमारे पास है RBI Act 1934 prohibits the making or issuing of a promissory note expressed to be payable to bearer thereof। तो प्यारे दोस्तों, जब हम आपके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की चर्चा करते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है कि RBI एक्ट का सेक्शन 31 है, और ये जो सेक्शन 31 है ये आपको कहता है कि आप कोई ऐसा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं बना सकते विच इज पेबल टू बियरर। तो ऐसा यहाँ पे आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनना चाहिए दैट शुड इंक्लूड, हमारे पास ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, और सी भी आ सकता है, और ई भी आना चाहिए, डी वाला नहीं आना चाहिए। बट अगर हम देखते हैं ऑप्शंस को तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना सही फ्रेम नहीं किया हुआ, और इसका कोई ऑप्शन भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट्स पे ही फोकस करना चाहिए, ऑप्शन की तरफ अभी मत देखिए। कई बार एग्जामिनेशन में होता है कि हमारे पास आंसर की आती है और उसमें सही से ऑप्शंस को फ्रेम नहीं किया होता, और आंसर कई बार आपका सही से मार्क नहीं किया होता, और कई बार चैलेंज भी कर देते हैं और चैलेंज भी एनटीए एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ही फोकस करना है, उसे ही समझना है, और ज्यादा दिमाग आपको इसमें ऑप्शंस में नहीं लगाना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, द बैंक्स वेयर इन मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स आर नॉन रेजिडेंट्स आर कॉल्ड। तो ऐसा बैंक जिसमें जो पैसे डाले हुए हैं वो नॉन रेजिडेंट ने डाले हुए हैं। तो बैंक जिस लोकेशन पे है वहां के लोगों ने पैसे नहीं डाले, दूसरे देशों के लोगों ने कुछ पैसे डाले हुए, ऐसा यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो सवाल तो छोटा सा है। ऑप्शन है क्रॉस पेमेंट बैंक, करेंसी बैंक, फॉरेन बैंक, या फिर ऑफशोर बैंक। क्रॉस पेमेंट और करेंसी बैंक तो देखो कुछ होते नहीं है। फॉरेन बैंक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फॉरेन बैंक्स तो बेसिकली वो बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं पे होता है और दूसरे देश में जाकर काम कर रहे होते हैं। तो फॉरेन बैंक्स इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं। बचता है हमारे पास ऑफ शोर बैंक्स। तो ऑफ शोर बैंक्स को आप इससे मार्क कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी रिजर्व। तो ये क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेकेंडरी रिजर्व क्या बातें हो रही हैं। अगर पेपर में आए तो ये भी ना पता चले सवाल अकाउंट्स का है, बैंकिंग का है, किसका है। ऑप्शंस पढ़ते हैं तो क्लैरिटी होती है। कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद द अदर बैंक्स इन करंट अकाउंट, बैलेंस विद RBI फॉर CRR, इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर SLR। तो ये हमें ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखो ये सवाल पढ़ के अभी इतनी क्लैरिटी नहीं हो रही है कि क्या सवाल पूछना चाह रहा है, बट हम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। प्राइमरी रिजर्व होंगे और कुछ सेकेंडरी रिजर्व होंगे। अगर ये सवाल सेकेंडरी रिजर्व की बात कर रहे तो कुछ प्राइमरी भी होते होंगे। तो प्राइमरी रिजर्व और सेकेंडरी रिजर्व कुछ बैंक्स के पास होते होंगे और उसको लेकर ये सवाल है। और ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी रिजर्व है, यानी कि बाकी तो प्राइमरी हो जाएंगे। तो रिजर्व बेसिकली हम जानते हैं कि रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व मतलब कुछ पैसा हम रखते हैं ना अपने पास, रिजर्व में रख लेते हैं अपने पास, ऐसा रखते हैं कि हमें कोई रिक्वायरमेंट हो तो उस पैसे से हम मीटअप कर सके। बैंक्स भी कुछ ऐसा पैसा अपने पास रखते होंगे, कुछ ऐसे रिजर्व्स मेंटेन करके रखते होंगे। तो यहाँ पे इनमें से कौन से प्राइमरी होंगे, कौन से सेकेंडरी होंगे, ऐसा कुछ पहचानना है अपने को। जो कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद अदर बैंक्स इन करंट अकाउंट, जो अपने पास हमने कैश रखा ही हुआ है, दैट इज अ प्राइमरी रिजर्व, क्योंकि हमारे पास ही पड़ा हुआ, ये सेकेंडरी क्यों होगा। जो बैलेंस हमने RBI के पास रखा हुआ है वो भी प्राइमरी होगा, क्योंकि RBI के पास बैलेंस रखा हुआ है, तो RBI तो हमारे बैंक्स का करता धरता है, उसके पास बैलेंस होगा तो वो भी प्राइमरी रिजर्व ही होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर SLR, तो सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा डाला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के में पैसा डाला हुआ है, गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा है बेसिकली। तो यहाँ पे ये पैसा भी हमारा डूबने वाला नहीं है, ये प्राइमरी पैसे ही पड़ा हुआ है, इस पैसे को कभी भी यूटिलाइज कर सकता है।
तो इसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल पेपर। तो ये कमर्शियल पेपर वाली जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना कहीं कमर्शियल वाली हो जाती है, कमर्शियल नेचर की हो जाती है, सरकारी नहीं होगी। और इसीलिए यहाँ पे हम इसे प्राइमरी रिजर्व एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं और इसे सेकेंडरी रिजर्व हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे लगना चाहिए एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको बताया कि सवाल पढ़ के अगर आपको एकदम से नहीं भी पता कि किससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ये चीजें हैं, आपने हो सकता है ना पढ़ी हो, बट क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं, आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं और अपने आंसर्स जो हैं इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, प्राइसिंग ऑफ हाउसिंग लोन बाय अ कमर्शियल बैंक मे फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो हाउसिंग लोन की प्राइसिंग की बात चल रही है। तो हाउसिंग लोन की प्राइसिंग का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि हाउसिंग लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो बैंक आपको बताएगा उसमें क्या स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइस डिटर्मिनेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्प्रेड, एप्लीकेशन ऑफ एमसीएलआर, कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट, कोटिंग टू द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे, हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको देखेंगे, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, सबसे पहले तो आपकी वो यहाँ पे असेसमेंट करने वाला है। आपकी असेसमेंट क्रेडिट असेसमेंट होगी कि आपको लोन देना भी है कि नहीं देना। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट। और उसके बाद अगर आपको लोन देने वाले हैं तो किस रेट पे देने वाले हैं। देखिए जो बैंक्स हमारे लोन देते हैं ना वो एमसीएलआर पे देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट पे देते हैं। देखो हमारा जो आरबीआई है वो हमारे बैंक्स को लोन देता है, किस रेट पे देता है, हम जानते हैं रेपो रेट पे हमारे बैंक्स को पैसा मिलता है। अब ये पैसा जो है बैंक ने आगे लोन देना है आपके और मेरे जैसे लोगों को हाउसिंग लोन वगैरह लेने के लिए। तो ये जो पैसा बैंक आगे देगा ये रेपो रेट के बेसिस पे अपना रेट एक डिसाइड करेगा, उस पे आगे लोगों को देगा और इस रेट को बोला जाता है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, यहाँ पे बोला इसे जाता है। तो एमसीएलआर के बेसिस पे आगे लोन देने वाले हैं। तो जो हमारा बैंक का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होगा उसमें हो सकता है वो यहाँ पे कुछ और स्प्रेड भी ऐड कर दे, हो सकता है कुछ और मार्जिन भी जोड़ दे। जैसे हमारा कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद एमसीएलआर को हमने अप्लाई किया, इसके अंदर हमने कुछ और स्प्रेड भी ऐड कर दिया। जैसे अगर एमसीएलआर 10% था उसमें लेट्स सपोज हमने 1% स्प्रेड ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे बोरोवर को प्राइस दिया कि 11% रहेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जो प्राइस डिटरमाइन हो गया वो हमारा फाइनली डिटरमाइन हुआ स्प्रेड स्पेसिफिकेशन के बाद। कॉम्पिटिटिव प्राइस हमारा यहाँ पे डिटरमाइन हो गया और इस प्राइस को बैंक जो है बोरोवर को कोट यहाँ पे कर देगा। तो आपकी ये करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बन सकती है। अगर आप घुमा फिरा के कुछ ऐसा तुक्का लगाना चाहते तो कुछ ऐसे भी लगा सकते थे कि सबसे पहले कोटिंग और टू दी सबसे पहले आएगा कंडक्ट ऑफ क्रेडिट असेसमेंट और सबसे लास्ट में आएगा कोटिंग टू दी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर। और इसी बेसिस पे आप ऑप्शन 4 मार्क कर सकते थे, इसी बेसिस पे ऑप्शन 4 भी मार्क हो सकता था। बट ये सारा सीक्वेंस, सारा प्रोसेस जो है कुछ इस तरीके से चलता है। तो इसके बेसिस पे भी हमारा जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सिंस फॉर्मेशन। यानी कि उस बैंक को पहले लगाओ जो सबसे पहले बना और जो बाद में बने उनको बाद बाद में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाते रहो, ऐसा ये सवाल आपसे कह रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अरेंज आपको करना है। अब मुझे नहीं लगता कोई पहले से तैयार होके गया होगा कि ये सवाल आ सकता है, कोई इसके रट्टे लगा के गया होगा कोई ये सवाल आ सकता है, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही रिमोट है। अब ये सवाल पेपर में आया, आपको कुछ ना कुछ गेस लगाना है, तुक्का लगाना है। अब जैसे अगर मेरे को इसका कोई तुक्का गेस लगाना है, मैं एक बार देखता हूँ कि राजस्थान, तेलंगाना, सौराष्ट्र, मध्यांचल और अरुणाचल की बात यहाँ पे हो रही है। तो मैं तुक्का कैसे लगाता कि मुझे लग रहा है ये तेलंगाना सबसे लास्ट में बना है, नया राज्य है, तो तेलंगाना वाला सबसे लास्ट में हो सकता है बनाओ, तो इसको सबसे लास्ट में लगा दो। और इसका जो आंसर है ना इस चीज से बन भी रहा है, तेलंगाना सबसे लास्ट ऑप्शन 2 में आ रहा है और करेक्ट आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का ही है। ये जो ऑर्डर है मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। बट ऐसे सवालों के लिए पहले से तैयार नहीं हो सकते, कुछ सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे ऐसे ही
ऐसे ही आएंगे जिनके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं होगी, और वो सवालों को लेकर आगे भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये सवाल को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि पूरी लिस्ट बना लो, आरआरबीज की रट्टे लगाने शुरू कर दो कि आगे कौन से आरआरबीज पूछ लेंगे। ऐसा आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन पे दिमाग लगाइए। ये सवाल एक बार पेपर में आया, ठीक है, आगे आने के चांसेस काफी कम है, और आ भी गया तो आपके आंसर करने के चांसेस काफी कम है। तो इस सवाल को यहीं तक रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। तो आइए बढ़ते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। टॉपिक का नाम है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आइए देखते हैं कि आरबीआई से कैसे सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वेज द आरबीआई कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई हमारा जो इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है उसे इफेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से? बाय चेंजिंग द ट्रेजरी बिल रेट। तो ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। अगर उनका इंटरेस्ट चेंज करेगा तो हमारी इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। ट्रेजरी बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे हमारे मनी मार्केट का। तो बिल्कुल यहाँ पे इससे इफेक्ट पड़ेगा। ब्लेंडिंग ऑफ लीडिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी ये तो खुद सेंस बन ही नहीं रही है, इसको तो स्किप ही करना चाहिए। बाय चेंजिंग द बैंक रेट। तो बिल्कुल बैंक रेट को चेंज करके आरबीआई इफेक्ट कर सकता है हमारे इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर। इसके बाद है फिक्सिंग द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। तो अगर बैंक को आरबीआई कह दे कि भाई तुम इतना ही इंटरेस्ट दे सकते हो एफडीआई पे, तो फिर इकोनॉमी के इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएंगे, तो ये भी इफेक्ट करेगा। इनइफेक्टिव टेपिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग। तो आरबीआई इनइफेक्टिव टेपिंग क्यों करेगा? और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स तो आरबीआई डायरेक्टली तो करता भी नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट लग नहीं रहा है, कुछ जम नहीं रहा है मेरे हिसाब से तो। और मेरे हिसाब से यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ था, और इनकरेक्ट के अंदर अगर आप सोचेंगे, अगर आपको किसी में डाउट भी है तब भी आसानी से मैच हो जाएगा कि इनकरेक्ट हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी बी एंड ई। ये ब्लेंडिंग वाला आना चाहिए, और आपके पास ये इनइफेक्टिव टैपिंग वाला आना चाहिए। तो बी तो वैसे भी एक में ही आ रहा है। अगर आपने बी यहाँ पे पहचान लिया होता कि ये तो कुछ तुक बन नहीं रही है, तो फिर आप आसानी से इसको आंसर में मार्क कर सकते थे। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, when central bank conducts a sale of securities, the cash reserve of a commercial banks shall। तो सेंट्रल बैंक है हमारे एक तरफ, यानी कि आरबीआई है एक तरफ, और एक तरफ हमारे बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं। अब आरबीआई क्या कर रहा है, आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल कर रहा है। तो आरबीआई अगर सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो हमारे ये जो बैंक्स हैं उन सिक्योरिटीज को बाय कर लेंगे। अगर बैंक्स उन सिक्योरिटी को बाय कर लेंगे तो उनका कैश क्या होगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा? सर, अगर बैंक सिक्योरिटी को बाय करेंगे तो उसके लिए उनको कैश खर्चना पड़ेगा, और इसकी वजह से उनका जो कैश का रिजर्व है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, और मुझे लगता है कि किसी ने इस सवाल में गड़बड़ नहीं की होगी। चलिए, सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के इनमें से कौन कौन से फंक्शन है? इशू ऑफ करेंसी, बिल्कुल आरबीआई का फंक्शन है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नहीं जी, आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकिंग का काम संभालता है। बैंकर्स बैंक, हाँ, तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई है। क्रेडिट कंट्रोल, तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, हाँ जी, उसके लिए उसके पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स है जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो बी को छोड़ के सब कुछ कवर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, व्हेन द आरबीआई डिजायर्स टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर और क्रेडिट ना बढ़े, तो वो क्या चीज यहाँ पे करेगा, क्रेडिट को रोकने के लिए क्या चीज करेगा? इंक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द सीआरआर, डिक्रीज द एसएलआर फॉर बैंक्स। देखो, अगर सीआरआर और एसएलआर को घटा देगा तो बैंकों के पास और ज्यादा पैसा हो जाएगा जिसको वो क्रेडिट के फॉर्म में बांट सकते हैं, तो इससे तो क्रेडिट आपका बढ़ेगा। अगर वो बैंक रेट को डिक्रीज करेगा, देखो हमारा जो बैंक रेट है वो यहाँ पे हमारे जो लोन के रेट है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो हमारा जो बैंक का रेट है वो रेट है जिसपे आरबीआई जो है हमारे बैंक्स को लोन देता है। तो अगर आरबीआई अपना रेट बढ़ा देगा, आरबीआई जिस रेट पे हमारे जो बैंक्स हैं उनको लोन दे रहा है, अगर आरबीआई इस रेट को यहाँ पे बढ़ा देगा, तो जाहिर सी बात है बैंक भी अपने कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करेगा। और अगर बैंक कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करेगा तो कस्टमर ज्यादा लोन लेना चाहेंगे या कम लोन लेना चाहेंगे? कस्टमर कम लोन लेना चाहेंगे, तो क्रेडिट यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। तो बैंक रेट के बढ़ जाने से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पे बढ़ जाएगा, और उस वजह से लोग कम लोन लेंगे और उससे हमारा जो
क्रेडिट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, जो कि एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसमें आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और उनकी डिस्क्रिप्शन है। पॉलिसी रेट, रेपो रेट, एमसीएलआर और बैंक रेट यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है जी, तो पॉलिसी रेट को आप किससे मैच करेंगे? तो पॉलिसी रेट को अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा, आप इसे स्किप करके रेपो रेट पे आ जाइए। रेपो रेट को तो आप मैच कर लेंगे। रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, और यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको कोलेटरल रखा जाता है, और ये चीज आपके पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है। तो बी को अगर मैं सेकंड से मैच कर देता हूं तो ऑप्शन नंबर 3 वैसे सही लग रहा है। बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एमसीएलआर इज द इंटरनल बेंचमार्क रेट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। तो एमसीएलआर हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है, जिसके बेसिस पे हमारे जो बैंक्स हैं ये रेट डिसाइड करते हैं और इसके बेसिस पे अपने लोन्स वगैरह जो है वो ग्रांट करते हैं। तो आप इसे बिल्कुल 3 से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो बैंक रेट है ये वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, तो आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। और बचा आपका पॉलिसी रेट, ये आपका पॉइंट नंबर 4 से मैच हो जाएगा। ये आपका वो रेट होगा जो कि आरबीआई अपनी पॉलिसीज में इस्तेमाल कर रहा है। मेन मॉनेटरी वेरिएबल्स जो है इकोनॉमी के, उनसे रिलेटेड ये आपका रेट बन गया। तो पॉलिसी रेट इन्होंने टर्म तो यूज कर लिया, बट आरबीआई के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें ये रेपो, रिवर्स रेपो, इन्हीं की बात हो रही होती है मेनली। तो टर्म अलग से यूज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ऑप्शन नंबर 4 मतलब जो पॉइंट नंबर 4 है उसी से ये आपका सही मैचिंग हो जाएगा। और अगर आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। प्यारे दोस्तों, हमारे पास सवाल है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की सब्सिडरीज के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आरबीआई जो है उसकी सब्सिडरी कंपनीज कौन सी हैं, यानी कि आरबीआई के पास किनके शेयर हैं, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक दे रखा है, नाबार्ड दे रखा है। देखो, एक समय पे नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड आरबीआई के अंडर होते थे, बट अब नहीं है। तो ये अब आरबीआई के सब्सिडरी नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक तो सरकारी बैंक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईसीजीसी, ये आरबीआई की सब्सिडरी है। और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की सब्सिडरी है। तो डी और ई जो है दे आर सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, और ए, बी और सी तो नहीं है। बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि ये सवाल में ऑप्शन सही से फ्रेम्ड नहीं थे, और इसीलिए कोई करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सवाल एनटी ने ड्रॉप भी कर दिया था, क्योंकि इनिशियली तो उन्होंने आंसर दिया था, बट जब चैलेंज हुए और यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई कि भैया अब एनएचबी और नाबार्ड जो है आरबीआई के सब्सिडरी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। बट अगेन, आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आरबीआई की सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपकी पूरी जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी इज नॉट ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सवाल हर बार पेपर में आ रहा है, रेपिटेशन हो रही है इस सवाल की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी, और ये सवाल का जो मजे की बात ये है, इसका आंसर कभी ना सही नहीं देते वो। मतलब आंसर में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला रहता ही है। तो जैसे अगर हम अभी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल हाउसिंग बैंक का और नाबार्ड का स्टेक सरकार को बेच दिया है, बट एग्जामिनर को भी ये जानकारी नहीं है, और पिछले कुछ अटेम्प्ट से उसे जानकारी लगी नहीं रही है इस चीज की। बस वो यही सवाल बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। कई बार तो आंसर विड्रॉ कर लेते हैं, कई बार नहीं भी करते। तो एनएचबी और नाबार्ड अभी एग्जामिनर की जो नजरें हैं उसमें आरबीआई की सब्सिडरी में ही चल रही हैं। फिलहाल फ्यूचर में तो ये डाउट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एग्जामिनर की किताबें भी अपडेट हो जानी चाहिए। बट देखो भी यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक है, नाबार्ड है, आईडीएफसी है और डीआईसीजीसी है। डीआईसीजीसी तो है जी आरबीआई की सब्सिडरी। नाबार्ड और एनएचबी भी पहले रही हुई है, और आईडीएफसी आरबीआई की सब्सिडरी नहीं रही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे दे दिया है। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर है, बट अभी इसे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए, तो सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की सब्सिडरीज काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ऑलमोस्ट हर बार सवाल देखने को मिल रहा है इन पे। और इनमें से जो आरबीआई की सब्सिडरी है वो केवल इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है, आईएफटीएएस। इट इज द ओनली सब्सिडरी ऑफ आरबीआई आउट ऑफ दीज ऑप्शंस व्हिच आर गिवन। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। बाकी सारी सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई जो है उनकी जानकारी आपको अलग से लेनी है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से।
चलिए अगला सवाल है, व्हाई डू सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन टू इफेक्ट एक्सचेंज रेट? ये जो है ना आपकी कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। तो आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी हुई है, कि आरबीआई जो है वो हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। आप जानते होंगे कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट हमें इकोनॉमीज में देखने को मिलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि हाँ वैसे तो एक्सचेंज रेट आपका फ्लोट कर रहा है, बट बीच में आपके जो सेंट्रल बैंक है दे इंटरवीन टू मैनेज, दे इंटरवीन टू अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। क्यों ऐसा करते हैं? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उनको एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, उनको ये देखना है कि हमारा एक्सचेंज रेट ऐसा ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, कहीं ना कहीं उसे एक स्टेबल लेवल पे लाने के लिए वो इंटरवीन करते हैं। अब यहाँ पे हमें चूज करने हैं, यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स दे रखे, इनमें से 3 बेसिकली हमें चूज करने हैं ऑप्शंस की फॉर्म में। सबसे पहला है टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टू इन्फ्लुएंस ट्रेड फ्लोज, टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट, टू स्मूदन द फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। तो देखो मैंने ये पांचों पढ़े, और अगर आप भी ये पांचों पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये पता लग गया होगा कि ई तो पक्का पक्का आने वाला है, कि हमारे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन को रोकना है, वॉलेटिलिटी को रोकना है, और इसलिए आरबीआई इंटरवीन करेगा या कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा हमारी एक्सचेंज रेट्स के अंदर। तो ई तो पक्का पक्का आने वाला है, और ई अगर आने वाला है तो मैं यहाँ पे किसको काट सकता हूं? मैं 1 और जो 3 वाले ऑप्शन है ना उनको काट सकता हूं, और मेरे पास ये 2 और 4 वाले ही बचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, जो 2 वाला है उसके अंदर ई के साथ सी डी आ रहे हैं, और जो 4 वाला है उसके साथ ई के साथ ए भी आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग ही आ रहे हैं। तो मैं पढ़ लेता हूं अपने सी और डी को पढ़ता हूं पहले। टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये दोनों ना डोमेस्टिक डोमेस्टिक सी बातें कर रहे हैं, और एक्सचेंज रेट तो बेसिकली आपका जो एक कंसेप्ट हो गया, ये आपका डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मेरे को ये दो ऑप्शन इतने सेटिस्फाइंग नहीं लगे, मैं ए और बी भी पढ़ लेता हूं। ए और बी है टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अरे इसने भी डोमेस्टिक की बात कर दी। इसके बाद है बी टू इन्फ्लुएंस ट्रेड फ्लोज। अब जो मेरे को सेकंड बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना, जो कि इसके अंदर आना चाहिए, दैट इज टू इन्फ्लुएंस दी ट्रेड फ्लोज। तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आरबीआई एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर सकता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि आपके जो एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अफेक्ट करती है, तो ये चीजें भी आपने पढ़ी होंगी। और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ई और बी तो पक्का आने चाहिए, और ई और बी अगर पक्का आने चाहिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं अपना जो आंसर लगाऊंगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। और ऐसे ही कई सवालों में आपको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है, और उसके हिसाब से अपना आंसर मार्क करना है। मैं आपको रट्टा लगवा दूं कि ऐसे ऐसे याद कर लो, उसका कोई मजा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में सवाल घुमा फिरा के आएंगे। तो जैसे मैंने इस सवाल को अप्रोच किया, स्टेप बाय स्टेप करके अपने आंसर तक पहुंचे, वही अप्रोच अगर आपकी रहेगी तो ही आप अपने सवालों को एग्जामिनेशन में सही से मार्क कर पाएंगे। आगे हमारे पास एक सवाल है, what has been the primary motive of central banks raising interest rate in recent times? तो हमारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे आरबीआई है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है? गेनिंग कॉम्पिटिटिवनेस, टेमिंग इन्फ्लेशन, रेजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा? उससे लोग लोन कम लेंगे या ज्यादा लेंगे? सर उससे तो लोग जो है वो लोन कम लेंगे। जैसे लेट सपोज कि गाड़ियां खरीदनी है, लोगों ने कार खरीदनी है, अब कार के लिए लोगों को लोन चाहिए, आरबीआई ने लोन महंगे कर दिए, तो उससे क्या होगा? अब लोन जो है लोग कम लेंगे, कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो जो चीजों के दाम बढ़ रहे थे मार्केट में, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी चीजों की, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में जो पैसा आसानी से आ रहा है, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा मिल रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इससे लोग लोन कम लेंगे, उनके पास पैसे कम आएंगे, हमारी डिमांड जो है वो कंट्रोल में आएगी, और अल्टीमेटली हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी। ये आरबीआई का उद्देश्य रहता है। जो हमारा आरबीआई है ना, वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ इन दोनों के बीच में फंसा होता है, कि इन्फ्लेशन भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लेता है, बट फिर ग्रोथ भी इफेक्ट हो जाती है। तो दोनों को मैनेज करना इज अ चैलेंज फॉर आरबीआई, और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं इन दोनों को ही बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। तो यहां पे फिलहाल इस सवाल का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, टेमिंग इन्फ्लेशन।
चलिए यहाँ पे सवाल है हमारे पास, सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। तो हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है, कौन सी पॉलिसी के थ्रू? ये तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल हो गया। फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये आरबीआई के दायरे में आती है, हालांकि अब तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दायरे में आ जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के फंक्शंस। ये तो सुपर डुपर इजी सवाल हो गया। बैंक ऑफ इशू, बिल्कुल करेंसी नोट्स को इशू करता है। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो बिल्कुल जी ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है, बैंकों का बैंक भी इसे बोला जाता है। फिस्कल पॉलिसी का रेगुलेटर नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, अलग अलग इसके टूल्स हैं जिससे क्रेडिट कंट्रोल करता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स भी है हमारा ये। तो सी वाला नहीं आएगा, बाकी सब तो आ रहे हैं, ए बी डी और ई, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है जी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए मैनेजमेंट का टॉपिक। अगेन काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आइए देखते हैं कि क्या सवाल यहां से पहले पूछे गए हैं। चलिए तो यहाँ पे सवाल है कि आपको कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है विद रिगार्ड टू डेट रिकवरी बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सवाल है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे पूछा गया है। आप डीआरटी पे सवाल पूछिए, बट कम से कम इतना तो ना पूछिए ना कि यहाँ पे क्या स्टेप्स आएंगे, और स्टेप्स भी देखिए कोई नॉर्मल लॉजिकल नहीं लग रहे हैं, बस ऐसे ही स्टेप्स दे दिए। तो पढ़ते हैं इन स्टेप्स को क्या लिखा है। Restrain him from dealing with disposing of the concerned asset property pending at the hearing of the application. ठीक है जी. Direct him to disclose particular of the properties other than those specified by the applicant bank. Show cause within 30 days as to why relief should not be granted to the bank. तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे बैंक का कोई डेट रिकवर नहीं हो रहा, और वो बैंक जा रहा है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास, केस लेके जा रहा है कि इससे मैं डेट रिकवर करना चाहता हूं, ये बंदा पैसे नहीं दे रहा है, इससे मैं डेट रिकवर करना चाहता हूं, तो इसकी क्या सीक्वेंस यहां पे रहेगी, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। देखो अगर मैं आपको लॉ पे लेकर चलूं, आपको इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका जो आंसर यहां पे दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सी, बी और ए। चलिए तो यहां पे सवाल है, फाइनेंशियल क्राइसिस टेक्स द फॉर्म ऑफ। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आपको किस तरीके से देखने को मिल सकता है, कितने अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब हमारी जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज है उसके अंदर कुछ क्राइसिस आ गया है। तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके का क्राइसिस आ सकता है। करेंसी क्राइसिस हो सकता है क्या? करेंसी मतलब कि आपकी जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू को लेकर कोई क्राइसिस आ सकता है। अगर आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वाले टॉपिक को ध्यान से पढ़ा हो तो आपको यह पता लग जाएगा कि हाँ, करेंसीज को लेकर भी बहुत सारे क्राइसिस हुए थे, और फिर हमारा धीरे धीरे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डेवलप हुआ। बैंकिंग क्राइसिस आ सकता है इसके अंदर। तो बैंकिंग क्राइसिस को तो आप सभी समझते हैं, हमारे बहुत से बैंक्स एक समय डूब भी गए थे, हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था, तो ये सारा बैंक से ही जुड़ा हुआ था। इसके बाद है सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ ही ये सिस्टमेटिक वर्ड यहां पे लगाकर चिपका दिया। तो अब ये सही है या नहीं, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके बाद है फॉरेन डेट क्राइसिस। तो अगर आप बाहर से बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, अगर जैसे इंडिया ने बाहर से बहुत सारे लोन ले लिए या फिर किसी भी कंट्री ने बाहर से बहुत ज्यादा लोन ले लिए, तो फिर उन्हें चुकाना, उन पे इंटरेस्ट चुकाना, इट कैन गिव राइज टू अ क्राइसिस। तो ये भी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। बट ये जो सिस्टमेटिक फाइनेंशियल क्राइसिस है ये थोड़ा सा जबरदस्ती डाला हुआ लग रहा है। हाँ, आपको अगर आंसर ए बी सी डी बोलते हैं तो भी मेरे ख्याल से कोई इतना गलत नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कोई आप इस तरीके से बोल रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो एग्जामिनर आपसे चाहेगा कि आप इस ऑप्शन को कम से कम हटा दें और अपना जो आंसर है वो लगाएं ऑप्शन नंबर 2 ए बी डी ओनली, और यही आंसर हमारा यहां पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी हैं। लिस्ट 1 में कुछ कमिटीज हैं और लिस्ट 2 में उनके पर्पस हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई कमिटीज हैं। और इसके अंदर आपकी जो बेजल कमेटी है, इट इज बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इसे तो आप 3 से मैच कर लेंगे और इसके बेसिस पे शायद आप 1 और 4 को एलिमिनेट भी कर दें। 2 और 3 में से आपको चूज करना पड़ेगा। बट इसमें गड़बड़ ये है कि अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो इसमें बी और सी दोनों को सेकंड से मैच किया हुआ है।
दोनों को सेकंड से मैच किया हुआ, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने सेकंड ऑप्शन बनाने में, और ये सेकंड ऑप्शन गलत बना दी, इसीलिए इन्होंने जो आंसर है ना इसका विड्रॉ कर लिया था। प्रोविजनल की में तो आंसर दिया था, आई थिंक सेकंड दिया था, बट बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि ऑप्शन ही गलत फ्रेम्ड है और इसीलिए क्वेश्चन विड्रॉ हो गया। बट वैसे आपको इन कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट वाली पॉपुलर वाली कमिटीज हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, और ये वाला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। आई थिंक इतनी सारी कमिटीज हैं, इतनी सा लंबी लिस्ट हो जाती है इन कमिटीज की, तो सारी कमिटीज याद करना सबके लिए मुश्किल है। बट एग्जामिनर कुछ सवाल ऐसे बनाता ही है जिनको सॉल्व करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, और ये सवाल उनमें से एक है। तो स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये है आपकी शेरे कमेटी। वर्किंग ग्रुप ऑन एनबीएफसी, ये आपका है मालेगाम कमेटी। ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ लेंडिंग की बात करें तो ये आपकी यहाँ पे है राशिद जलानी कमेटी। और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बचता है आपका सोदुआनी कमेटी। और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का है। और ये फैक्ट्स हैं, जिसको याद है वो कर सकता है, जिसको नहीं याद वो नहीं कर सकता। मेरे को पर्सनली फैक्ट्स याद करने काफी मुश्किल लगते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। Brewing financial stress, endangering economic stability in developed economies is the immediate consequence of which of the following? तो कह रहे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खतरा है। किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, किसका कॉन्सिक्वेंस है ये चीज कि वो फाइनेंशियली स्ट्रेस हो रहे हैं? फिस्कल इनडिसिप्लिन, देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें फिस्कल इनडिसिप्लिन ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा कंट्रोल में रखती है चीजों को। फिस्कल इनडिसिप्लिन की इतनी चीजें जनरली केसेस नहीं आते हैं, बट हाँ कई बार केस आ भी सकता है। राइजिंग प्राइस लेवल, अगेन प्राइसेस भी जनरली वहां पे कंट्रोल में ही रहते हैं, खतरनाक वाला हाइपर इन्फ्लेशन तो देखने को नहीं मिलता। ओवर लीवरेज भी यहाँ पे पिक्चर में नहीं आएगा। इसके बाद इंक्रीज इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ते हैं, देखो लोगों ने सामान खरीदे होते हैं ईएमआई वगैरह पे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो सभी लोगों को दिक्कत होगी और आपकी इकोनॉमी जो है उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो सवाल में थोड़े थोड़े ऑप्शंस क्लोज लग रहे हैं। ऑफिशियल आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर 4 का दिया है, और आई थिंक ये सबसे अप्रोप्रिएट भी बन रहा है। बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू कैन नेवर बी 100% श्योर, जो एग्जामिनर का आंसर है उसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। चलिए, तो अगला सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ऑपरेशनल फंक्शनिंग ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एज पर सरफेसी एक्ट 2002। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, तो उनका जो काम है, उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनको लेकर जो स्टेप्स होते हैं, उनकी सीक्वेंस के ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ए बी सी डी चार यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें एक बार रीड कर लेते हैं। चार्ज अ 2% management fee, issue security receipts to bank, make payment to bank, buys loan of bank at a discount, carry out the recovery। अब देखो यहाँ पे आपका जो बैंक है वो अपना जो लोन है वो इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने वाला है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक से लोन खरीद लेगी, और क्या इसको पैसे दे देगी? नहीं, पैसे नहीं देगी, वो इसको सिक्योरिटी रिसीट्स थमा देगी। और ये जो लोन इसने लिया है उसकी रिकवरी करने आगे जाएगी रिकवरी करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए जाएगी। और एंड में जब वो रिकवरी कर लेगी, इसके पास पैसे आ जाएंगे, वो पैसे ये बैंक को जाकर फाइनली कर देगी, और उसमें से अपना जो कमीशन है, मैनेजमेंट फीस है, वो यहाँ पे कट कर लेगी। तो सबसे पहली चीज है कि ये बाय करेगी लोन को डिस्काउंट पे, और बैंक को इशू करेगी सिक्योरिटी रिसीट्स। उसके बाद ये रिकवरी कैरी आउट करेगी, और रिकवरी कैरी आउट करने के बाद अपना जो मैनेजमेंट फी है काट कर बैंक को बाकी पेमेंट कर देगी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, वो प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, सवाल हमारे पास है, बैंकर सेल ऑफ अ मॉर्टगेज पोर्टफोलियो बाय सेटिंग अप अ मॉर्टगेज पास थ्रू सिक्योरिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो बैंक्स है उनके पास कुछ मॉर्टगेज लोन्स यहाँ पे होने वाले हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, प्रॉपर्टी का बायर है, तो बैंक से गिरवी रख के लोन ले लेगा, और बैंक को यहाँ पे लोन की भरपाई करता रहेगा। तो बैंक के पास जो ऐसे लोन्स होने वाले हैं, तो बैंक्स उसका एक पूल बना सकते हैं, और उस पूल को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके आगे इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सारा, ये किससे जुड़ा हुआ है आपका? अगर आपने एसेट सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा है ना, तो यू वुड ऑलरेडी नो कि एसेट सिक्योरिटाइजेशन होता है ये। तो क्रेडिट एनहांसमेंट नहीं होता, अनबंडलिंग नहीं होता, डेरिवेटिव नहीं होता, दिस इज रेफर टू एज सिक्योरिटाइजेशन, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है,
which of the following committees has suggested the establishment of NBFC's regulatory framework? जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर कौन सी कमेटी ने अपनी सजेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, ये आपको बताना है। राज स्टडी ग्रुप, चक्रवर्ती कमेटी, वागुल कमेटी, शाह कमेटी। अब देखो ये सारी कमेटीज कहीं ना कहीं एनबीएफसी से तो जुड़ी होंगी। जैसे आपकी चक्रवर्ती कमेटी है, इसने यहाँ पे बोला था कि बैंक और एनबीएफसी के रेगुलेशन आप एक जैसी अलाइन कर सकते हो, बट एनबीएफसी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अलग से एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए एनबीएफसी के लिए, ये आपकी जो रिकमेंडेशन है वो दी थी शाह कमेटी ऑफ 1992 ने, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 बनेगा। एक फैक्चुअल सवाल है, कमिटीज बहुत सारी होती हैं, अब जिसको ये कमेटी याद होगी, जिसने पढ़ी होगी, वो शायद इसका आंसर कर पाया होगा, बट आई डोंट थिंक सब इसका आंसर कर पाए होंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है जी बेसल नॉर्म्स और रिस्क मैनेजमेंट का। आइए देखते हैं कि यहाँ से कैसे सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग से जुड़ा हुआ। तो इस सवाल के अंदर हमें सबसे पहले दिख रहा है मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क और इंटरनल बिजनेस रिस्क। तो मैचिंग करनी है, टर्म्स कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान टर्म्स हैं, मैचिंग आसानी से आप इनकी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपका जो मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क आपका किससे जुड़ा होगा? मार्केट रिस्क आपकी जो मार्केट में कुछ वेरिएशंस आ रही हैं उससे जुड़ा होगा। तो अगर आपको फिलहाल पता नहीं चल रहा है तो इसे स्किप कर दो, और एक बार मैं कहता हूं कि आप लिस्ट 2 वाली टर्म्स को ना फटाफट से देख लो। लिस्ट 2 में लिखा हुआ है associated with the efficiency with which a firm conducts its operations within the broader environment imposed upon it. सेकंड में लिखा है arise due to change in operating conditions caused by the conditions thrust upon the firm which are beyond its control. तो 1 और 2 पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि जो 1 है ना वो कुछ इंटरनल है फर्म के, और सेकंड वाला जो है ना बी वो एक्सटर्नल है फर्म के। तो आप इन्हीं दोनों को मैच कर दो। पहले वाला है आपका इंटरनल, तो डी को 1 से मैच कर दो और अपने सी को 2 से मैच कर दो। इसी से आपके आंसर पे आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारे पास बोला गया वेरिएशन इन प्राइस ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, और फिर बोला गया एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। तो आपका जो फाइनेंशियल रिस्क होगा वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा, इसे भी आसानी से मैच कर सकते थे। और ए और 3 आपके बच गए, आप उन्हें यहां पे मैच कर सकते थे, और इसीलिए करेक्ट मैचिंग आपके ऑप्शन नंबर 2 की बन जाएगी। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है which one of the following statements is true about the risk considered for capital requirement under Basel II? तो Basel II आपकी जो नॉर्म्स हैं, जो आपके Basel II नॉर्म्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से रिस्क हमारे कंसीडर किए जाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास Basel नॉर्म्स के अंदर, अगर आपने Basel नॉर्म्स के बारे में पढ़ा है तो यू वुड नो कि हमारे मेनली 3 रिस्क को कंसीडर किया जाता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। और इसीलिए हमारा जो आंसर होगा डेट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो गाइस यहां पे अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मे नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क यहां पे किन में से नहीं होगा, नॉट वर्ड यहां पे ध्यान से पढ़ना है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट में नॉट बी रीपेड इन द केस ऑफ डायरेक्ट लेंडिंग। आपने लोन दिया, आपको पैसा वापस नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट रिस्क है आपका। In case of guarantee or letter of credit, a fund may not be forthcoming from the constituent upon the crystallization of the liability. तो आपने किसी की गारंटी यहाँ पे किसी को लोन दिया था गारंटी पे, और अगर लाइबिलिटी कल को अराइज होती है तो वो गारंटी फुलफिल नहीं होगी, या फिर आपने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया था और लेटर ऑफ क्रेडिट पे आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी, बट आपको दूसरी पार्टी से जिसका आपने गारंटी ली थी उससे कोई भरपाई नहीं होने वाली, तो ये भी आपके लिए क्रेडिट रिस्क की तरह ही है। आपने किसी का क्रेडिट कवर किया, बट आपको अब फाइनल नुकसान खुद झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी जिसको आपने कवर किया था वो आपको पैसे चुकाने वाली नहीं है। इसके बाद है जी फंड सिक्योरिटीज सेटलमेंट में नॉट बी अफेक्टेड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस। तो अगर आप सिक्योरिटीज को खरीद बेच कर रहे हैं, आपने किसी को सिक्योरिटी तो बेच दी, बट आपको सामने वाले से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहां पे भी कुछ क्रेडिट रिस्क का कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ए और बी तो आएंगे आएंगे, सी आएगा कि नहीं ऑप्शन से देखेंगे। और डी बोला गया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ द लोन लॉस प्रोविजन। तो ये तो बिल्कुल दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, तो आपका डी तो नहीं आएगा। सी और डी के साथ तो कोई मिलाकर ऑप्शन भी नहीं है, तो केवल हमारा जो नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क वाला ऑप्शन बनेगा डेट इज गोइंग टू बी डी, यानी कि आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अगला सवाल बहुत ही सीधा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू
about under the Basel I Accord, BCBS, Basel Committee on Banking Supervision, fixed the minimum requirement of capital fund for banks act. तो यहां पे घुमा फिरा के पूछ यही रहे हैं कि बेजल 1 के अंदर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना रिस्क वेटेड एसेट्स का परसेंटेज आपकी कैपिटल होनी चाहिए. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये परसेंटेज हमारी 8% है और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा. चलिए सवाल है यहां पे, फॉर ऑनगोइंग मेंटेनेंस ऑफ द रेगुलेटरी कैपिटल which of the following risk were covered by the pillar 1 minimum capital requirement. देखो जो हमारे बेसल नॉर्म्स होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास 3 पिलर हमें देखने को मिलते हैं. तो और 3 पिलर में जो पहला पिलर है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो बात करता है, उसके अंदर कौन कौन से रिस्क कवर हो जाते हैं, सवाल आपसे पूछ रहा है. क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क और रेपुटेशनल रिस्क. तो प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपका जो पिलर नंबर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का है, उसके अंदर आपका क्रेडिट रिस्क कवर होता है, ऑपरेशन रिस्क कवर होता है और आपका मार्केट रिस्क यहाँ पे कवर होता है, ए सी और डी कवर होता है. ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा. चलिए सवाल है, which of the following statements are correctly expressed in relation to capital and credit flows? Theoretically, regulators of the financial markets believe that increasing capital requirement on the banks could reduce the likelihood of their failure. तो कह रहे कि अगर हम बैंक्स को कहें कि आप कैपिटल ज्यादा रखिए अपने पास, तो उस केस में उनका डूबने का खतरा कम हो सकता है. तो अगर बैंक्स के पास कैपिटल ज्यादा है, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम बढ़ा देते हैं कि आप अपने पास अपना कैपिटल ज्यादा रखिए, तो उस केस में हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो कम डूबे, बैंक के फेलियर का रिस्क कुछ हद तक कम हो जाए. तो रेगुलेटर्स ऐसा जरूर बिलीव करते हैं, तभी वो कहते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको ज्यादा मेंटेन करना है. तभी आरबीआई कहता है आपको ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है ताकि उनका डूबने का रिस्क कम हो जाए. तो हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है. ओपन फाइनेंशियल मार्केट्स आर सोली इन्फ्लुएंस्ड बाय द करेंसी रेट मूवमेंट्स. तो ओपन अगर फाइनेंशियल मार्केट है आपकी, तो उसमें केवल करेंसी रेट मूवमेंट्स ही हमारा जो है उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है. और अगर आपको एक मजे की बात, एक ट्रिक बताऊं, तो अगर आपका किसी स्टेटमेंट में ऐसा सोलली या फिर ओनली लिख दिया ना, तो काफी चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि उस स्टेटमेंट को काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये वर्ड सोलली या फिर ओनली. ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर केवल करेंसी रेट्स मूवमेंट ही उन्हें इफेक्ट करेंगी, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है. तो ये वाली अभी गलत लग रही है. Financial inflow reflects the net flow of capital into one country in the form of increased purchases of domestic assets by the foreigners. तो हमारा जो फाइनेंशियल इनफ्लो है उसे ये बोला जाएगा कि हमारे देश में जो कैपिटल आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे कुछ एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए फाइनेंशियल इनफ्लो है, तो ये सही हो सकता है. टीयर 2 कैपिटल फॉर द बैंक्स इंक्लूड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स. अब ये स्टेटमेंट वैसे तो गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनको टीयर 1 में लिया जाता है. तो पर यहाँ पे इस सवाल में ये गड़बड़ इन्होंने कर दी है कि स्टेटमेंट को सही माना हुआ है. ओनली प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया हैव इंप्लीमेंटेड बेसल 3 गाइडलाइंस. तो देखो जी, हमारा ओनली वर्ड आ गया, मैं आपको ऊपर बता रहा था सोनली वर्ड, अब नीचे ओनली वर्ड भी आ गया. तो बेसल 3 गाइडलाइंस प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए, ऐसा कोई नहीं है कि केवल प्राइवेट बैंक्स के लिए, पब्लिक को एग्जाम्प्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है. तो अगर आप बी और ई को गलत कर देते हैं ना, वैसे भी, तो अगर आपने बी और ई को गलत किया तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, और ऑप्शन नंबर 3 ही बचता है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए, सी एंड डी. हालांकि डी वाला भी पूरे तरीके से सही नहीं लग रहा है, इसमें भी कुछ एम्बिग्यूटी है, बट फिर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हैं, जो कि एनटी ने ऑफिशियल की में दिया था. अब आप देखिए कि आपको किसी सवाल का आंसर मार्क करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज बिल्कुल डीप में पता हो तभी उसका आंसर मार्क कर सकते हैं. आपको अगर कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में क्लैरिटी है, बाकी आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं. प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है. लिस्ट 1 है डिस्क्रिप्शन, लिस्ट 2 है आपकी कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी कि ये टर्म्स आपकी किस कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ सवाल पूछ रहा है. सबसे पहले आपके पास है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, फिर है इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फिर है टाइम मैच्योरिटी गैप, फिर है आपका रिस्क वेटेड एसेट्स. तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल और बेसल 3 नॉर्म्स दे रखे हैं. तो यहाँ पे हमारा जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो है, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू
दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू बेसल 3 नॉर्म्स। तो बेसल 3 नॉर्म्स के अंदर हमें बताया गया है कि हमारी जो फंडिंग है दैट शुड बी स्टेबल। हम कहीं से फंडिंग ला रहे हैं और उस पैसे को बिजनेस में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, बैंक लगाएगा अपने पास, तो वो पैसा बैंक के पास स्टेबल होना चाहिए, दैट फंडिंग शुड बी स्टेबल। तो इसको लेकर एक रेशो है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, और इसीलिए आपका ए जो है 4 से मैच होगा। और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके पास है इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है उसको लेकर आपको सोचना ये कि इज इट अ पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल और इज इट अ पार्ट ऑफ टीयर 2 कैपिटल। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये टीयर 1 कैपिटल का पार्ट है तो वहीं आपका आंसर यहाँ पे लग जाता है, वहीं आपका आंसर यहाँ पे लग जाता है ऑप्शन नंबर 1 का। बाकी हमारे पास जो बचते हैं टाइम मैच्योरिटी गैप, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से आप इसे जोड़ सकते हैं कि आपको एसेट और लायबिलिटी के मैनेजमेंट करना है, तो आपको मेक श्योर करना है कि दोनों के जो मैच्योरिटीज हो उसका पीरियड कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड रहे। और लास्ट बचता है रिस्क वेटेड एसेट्स, और रिस्क वेटेड एसेट्स को तो टीयर 2 कैपिटल से ही, हालांकि इनकी कोई ऐसे डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं बन रही है, बट हाँ यही हमारे पास बचता है और इसी से मैच करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है हमारे पास, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसल फ्रेमवर्क places restrictions on participation by banks in system-wide credit booms with the aim of reducing their losses in credit bust। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे बेसल नॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक मेंटेन किया जाता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है कि जब आपकी इकोनॉमी बूम फेज में चल रही हो तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मली बैंक्स जो है वो खुल के लोन देंगे कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए काफी लोन्स वगैरह दिए जाएंगे, और उस समय आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाली गई कि आपको एक बफर मेंटेन करना है। तो ठीक है, आप खुल के लोन्स दो, खुल के खर्चा तो करो, बट हाँ कुछ अपने पास बफर जरूर मेंटेन करके रखो। जैसे लेट्स सपोज आप ही की एक महीने बहुत अच्छी कमाई हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वो सारा पैसा उड़ा दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया, कुछ बफर आपके पास मेंटेन होना चाहिए। ऐसे ही बैंक्स के केस में भी अगर इकोनॉमी बूम में चल रही है, एक्सपेंशन चल रहा है, तो आप लोन्स तो खुल के दो, बट हाँ उसके अगेंस्ट आपको ज्यादा कैपिटल भी मेंटेन करके चलना होगा। ऐसी एक रिक्वायरमेंट बैंक्स पे लगा रखी है, क्योंकि पता नहीं कल को इकोनॉमी नीचे चली जाए और जो लोन आपने दिए थे हो सकता है उसमें रिकवरी ना हो पाए, और इसीलिए आपको ज्यादा कैपिटल बफर मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग द क्रेडिट बूम पीरियड। और ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी बेसल नॉर्म में डाली हुई है, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2। तो हमारे जो बेसल 2 नॉर्म्स हैं उनके 3 पिलर कौन से हैं उस पर ये सवाल है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, लीवरेज, मार्केट डिसिप्लिन और कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो हमारे जो 3 बेसिक पिलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेसल 2 नॉर्म्स के, दे इंक्लूड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। ए, बी और डी, ये 3 पिलर होते हैं हमारे, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 कि हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट एडिक्वेट होनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन चलता रहना चाहिए हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, और एक मार्केट डिसिप्लिन भी मेंटेन करना जरूरी है। ए, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Asset liability management is a mechanism to address the risk arising due to mismatch of assets and liabilities। तो बिल्कुल आपके assets और liabilities के बीच में mismatch नहीं होना चाहिए, दोनों की matching होनी चाहिए। जो आपकी liabilities है और assets है उनकी अगर matching होगी तभी आप अपने आप को solvent रख सकोगे। अगर ऐसा होगा कि आपके assets से पैसा बाद में मिलेगा और liability की पेमेंट पहले करनी है तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी। दोनों की matching बहुत जरूरी है। Non-performing assets must be written off as loss in the financial year in which the NPA has been identified। तो ये तो बहुत ज्यादा ही कंजर्वेटिव बात कर दी स्टेटमेंट में। तो ऐसा एक्चुअल में होता है? नहीं होता, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो हमारे पास एनपीए की अलग अलग कैटेगरी चलती है, पहले सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, फिर डाउटफुल कैटेगरी में जाता है, और फिर कहीं जाके उसे लॉस एसेट डिक्लेयर करके राइट ऑफ किया जाता है। तो उसी साल में राइट ऑफ कर दें, ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और इसीलिए बी वाला पॉइंट तो सही नहीं होगा। Undisclosed reserves are included in the capital of banks tier 2 if they represent accumulation of post tax profit। तो हमारे जो undisclosed reserve है उसे tier 2 capital में include कर लेते हैं जब हम बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं, हमारी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं। तो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। Banks cannot accept deposits from a public for a period exceeding 5 years। तो ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं है। Hybrid debt capital instruments may be included in tier 2 capital
तो हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपकी टीयर 2 कैपिटल में ही आते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सी वाला सही है और ई वाला सही है। तो ए सी ई ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी ई बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आइए देखते हैं कि ई बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के टॉपिक से कैसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक पर्स के ऊपर सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स को ना अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं कि ये आपके वो स्मार्ट कार्ड हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं शॉपिंग के लिए। जैसे आप कहीं जाते हैं और एक कार्ड आपको मिल जाता है, उसमें वैल्यू आ जाती है और उस वैल्यू का इस्तेमाल आप करते हैं बहुत से ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो एक तो स्मार्ट कार्ड वाली बात आ गई। और दूसरा अगर आप सर्च करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पर्स को मोबाइल वॉलेट, जो आपकी ई वॉलेट है, उनके साथ जोड़ा जाता है। तो अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहां पे बोल रहे हैं रेटिनल पैटर्न वेरिफिकेशन, विजुअल रिकॉग्निशन, नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट, मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विद नो कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थेफ्ट। तो अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं तो आज तक कोई ऐसा तरीका तो आया नहीं है कि आपकी रेटिना स्कैन करके फिर वो पेमेंट सक्सेसफुल हो रही है। ऐसा भी कोई तरीका नहीं है कि आपकी पहले विजुअल फेशियल कुछ रिकॉग्निशन हो रही है फिर उससे पेमेंट सक्सेसफुल हो रही है। तो ये दोनों तरीके तो मेरे ख्याल से है ही नहीं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ऐसे वॉलेट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हाँ बैड पेमेंट का रिस्क खत्म हो जाता है, आपके इलेक्ट्रॉनिकली सीधा सीधा फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई चेक वेक का सीन नहीं है, कोई बाउंस भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए जी, इट इज अ मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स बोला गया कि आपके जो जो सामान बेचने वाले लोग हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, वो सामान बेचेंगे और उन्हें फटाफट से कैश मिल जाएगा, कोई टाइम यहाँ पे नहीं रहेगा और कोई थेफ्ट नहीं हो सकती, कोई कैश की चोरी नहीं हो सकती, कोई उनके गले में बहुत से पैसे नहीं पड़े रहेंगे जिसको कोई चुरा के ले जाएगा। तो सी और डी मुझे सही लग रहे हैं और ए और बी मुझे गलत लग रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो आंसर यहाँ पे हमारे पास बनता है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। पूछा गया था कौन से फॉल्स हैं और इसीलिए ए एंड बी ओनली फॉल्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या नहीं कर सकते? बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कैश विड्रॉ कर सकते हैं? क्या इंटरनेट से कैश निकाल सकते हैं? नहीं, इंटरनेट से कैश कैसे निकाल सकते हैं? आपको कैश निकालने के लिए तो बैंक या एटीएम ही जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फॉल्स वाली हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगी और यही आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, सवाल है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्जिंग अ रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल सो दैट द रिसिपिएंट इज फूल्ड इनटू रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है हैकिंग, क्रैकिंग, डंप स्टोर डाइविंग या फिर स्पूफिंग। अब कई बार क्या करता है, हम अपना जो ईमेल एड्रेस है ना उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही जेन्युइन ईमेल एड्रेस है। ऐसा लगता है कि आपको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी से आया, बट वास्तव में वो होता नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं ताकि सामने वाले को बेवकूफ बनाए, उसे लगे कोई जेन्युइन ईमेल आया और वो उसका रिस्पॉन्स करे, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इट इज रेफर्ड टू एज स्पूफिंग, इसे स्पूफिंग बोला जाता है। ठीक है जी, इसे यहाँ पे स्पूफिंग बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। तो आप मोबाइल से बैंकिंग कर लेते हैं, उसके क्या फायदे होने वाले हैं? सबसे पहला कह रहे हैं इनसिक्योर। तो इनसिक्योर ये फायदा तो होगा नहीं, इसे तो काट देते हैं। फ्रॉड रिडक्शन, आपके फ्रॉड कम हो जाते हैं, तो फ्रॉड कम होना एक फायदा लग रहा है। फिलहाल इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। टाइम सेविंग, बिल्कुल टाइम बचता है, बैंक नहीं जाना पड़ता। सेपरेट इंटरनेट रिक्वायर्ड, हाँ मोबाइल में इंटरनेट तो चाहिए, बट ये एडवांटेज नहीं हुआ, ये तो आपकी लिमिटेशन हो गया कि इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, हाँ आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आप घर बैठे बैठे सारा काम फटाफट से आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सी और ई तो कवर होंगे ही होंगे। और अगर आप सी और ई को कवर कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको एक और चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सभी ऑप्शंस में आपके 3 हैं जो दिए हुए हैं, 3 आपको चूज करने ही करने पड़ेंगे, तो 2 तो हमने रिजेक्ट कर ही दिए। तो फ्रॉड रिडक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि आपके फ्रॉड यहाँ पे कुछ हद तक कम हो जाएंगे। बी, सी और ई हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। कुछ लोगों को फ्रॉड रिडक्शन में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि सर फ्रॉड बढ़ भी तो रहे हैं। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फ्रॉड कम भी हो रहे हैं और कुछ फ्रॉड बढ़ भी रहे हैं।
और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 का ही बन रहा है। तो आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है क्वेश्चन का आंसर देते हुए, आपको ओपन माइंड रखना है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चूज करना है। सवाल में लिखा भी हुआ है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया, एनईएफटी अलाउज द कस्टमर टू ट्रांसफर फंड्स विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹3 लाख पर डे। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं जी, पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। IMPS अलाउज टू ट्रांसफर फंड्स इन एन इंस्टा पेमेंट मोड। तो IMPS से आप इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये सही लग रहा है। मिनिमम लिमिट टू ट्रांसफर फंड्स वाया RTGS। तो RTGS अगर आपने किसी को करना है तो उसके लिए आपका जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है वो 2 लाख है, ना कि 2.5 लाख, तो इसीलिए ये आपका कट जाएगा। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज UPI। तो बिल्कुल सही है। तो हमारा UPI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया और इससे आप इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हैं। फॉर क्लियरिंग ऑफ चेक्स अंडर पॉजिटिव पे सिस्टम मिनिमम लिमिट इज ₹50,000। तो एक नया सिस्टम अभी नया सिस्टम लेकर आया RBI, जिसके अंदर अगर आपको कोई चेक अगर आप काट के इशू कर रहे हैं जो कि कुछ अमाउंट से ज्यादा है, तो उसमें आपको बैंक को पहले बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसा ऐसा चेक भेज रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, तो आप उसे क्लियर कर देना। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। बट इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आपने नहीं भी सुना, नहीं भी पढ़ा, आपका आंसर मार्क हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ही चूज करने हैं। आपकी ऑप्शंस में नजर जाएगी तो आपको 2 ही चूज करने हैं, और 2 हमें ऑलरेडी पता लग चुके हैं कि बी और डी आपके सही हो जाएंगे। हमें ये पता लग चुका है कि ए और सी आपके पक्का गलत है। तो ए और सी अगर आपके पक्का गलत है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचता आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, बी और डी ही बचता है। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। चलिए, तो सवाल है जी, व्हाट आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग। आजकल हर कोई मोबाइल बैंकिंग करता है, हर कोई चाहता है मोबाइल से ही सारा काम हो जाए, और इसके पॉजिटिव बातें हमसे पूछी जा रही हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस इन यूरोपियन कंट्रीज, अरे ये तो पहला स्टेटमेंट ही नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव तो नहीं है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेसली सारा काम हो जाता है, कोई तारों का झंझट तो नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है। एडवांस्ड पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, तो पेनिट्रेशन मोबाइल नेटवर्क की बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। लेस सिक्योरिटी, ये तो नेगेटिव हो गया। फास्टर डाटा प्रोसेसिंग, ये पॉजिटिव हो गया। तो बी, सी और ई हैं, और 3 ही चूज करने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, सबसे पहले तो यू मस्ट नो कि ये आरबीआई ने एक इंडेक्स बनाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो स्तर है, लेवल है, उसे मापने के लिए। और इसके अंदर बेसिकली इसने 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो आपको चूज करने हैं, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड यूजेज, ईज ऑफ एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 3 पैरामीटर का यूज किया हुआ है ना, दे आर एक्सेस, दे आर यूजेज एंड दे आर क्वालिटी। ये 3 पैरामीटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अपना आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो एक्सेस आपका ये आ गया पॉइंट नंबर सी में, यूजेज आपका आ गया पॉइंट नंबर बी में, क्वालिटी आपका आ गया पॉइंट नंबर ई में। तो बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनने वाला है। अगला सवाल हमारे पास, ये फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का ही सवाल है, और एक ही पेपर में ये दोनों सवाल एक साथ पूछे गए। सवाल है, आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्वालिटी पैरामीटर कैप्चर्स इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा क्वालिटी वाला पैरामीटर आता है, हमने भी बात करी ना कि 3 पैरामीटर है, एक्सेस है हमारे पास, यूजेज है हमारे पास, और हमारे पास है क्वालिटी। तो कह रहे जो क्वालिटी वाला पैरामीटर है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन कौन सी कैप्चर करता है। अब ये सवाल थोड़ा सा डीप चला गया, पर देखते हैं क्या हम इसे आंसर कर पाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ईज ऑफ एक्सेस, अवेलेबिलिटी एंड यूजेज, इनइक्वालिटी एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। अब देखिए, हमें इनमें से 3 चूज करने हैं, और मैं ये जानता हूं कि हमारे पास ओवरऑल 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी। तो प्यारे दोस्तों, जो ईज ऑफ एक्सेस है और जो अवेलेबिलिटी एंड यूजेज है, ये तो पिछले सवाल में ही हमने देखा, ये तो अलग से पैरामीटर है। ये क्वालिटी के अंदर सब पैरामीटर तो नहीं बनेंगे,
क्वालिटी के अंदर तो सब पैरामीटर नहीं बनेंगे, ये तो अलग से ही पैरामीटर है, तो इन दोनों को निकाल सकते हैं हम। अगर ये चीज जानते हैं कि ये दोनों तो अलग से एक पैरामीटर हैं, तो क्वालिटी के अंदर तो ये नहीं आएंगे, क्वालिटी के जो अंदर सब पैरामीटर्स है उसके अंदर तो ये नहीं आएंगे, और इसीलिए हमारा जो आंसर बनना चाहिए उसमें सी और डी नहीं आने चाहिए, ए बी और ई आ सकते हैं। और ए बी और ई वाला अगर आप आंसर लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बनेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इनइक्वालिटी एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस, दे आर बेसिकली कैप्चर्ड बाय द क्वालिटी पैरामीटर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। तो आपको अपने जो दिमाग है उसे खुला रखना है, अलग अलग तरह से सोचने की कोशिश करनी है, तो आप कहीं ना कहीं से अपना जो आंसर है उसे ढूंढ निकाल सकते हैं, उसे सही मार्क कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक सवाल है बहुत सीधा साधा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करना है तो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस तो नहीं चलेगा, आपका जो स्विफ्ट कोड है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। स्विफ्ट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो जो स्विफ्ट है उस कोड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आज की डेट में हमारे पास आईएमपीएस अवेलेबल है, जिससे आप इमीडिएटली किसी को कोई पेमेंट करनी है आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। टू एनेबल बैंक क्लाइंट्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रेमिट फंड्स। तो आप मोबाइल के माध्यम से आप अपने जो फंड्स है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। टू सब सर्व द गोल ऑफ आरबीआई इन डिजिटल पेमेंट्स, तो ठीक लग रहा है ये भी। टू मेक पेमेंट सिंपलर विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, तो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। टू रिस्ट्रेन अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड्स ट्रांसफर। अब देखो ए बी सी और डी ये वाले जो पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आईएमपीएस को, बट ये जो ई वाला पॉइंट है ये बात करते हैं रिस्ट्रेन करने की, हमें 4 चूज करने हैं, तो ई वाला तो रिस्ट्रेन करने की बात कर रहा है, सीधा सीधा ही कट जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, which one of the following are disposed to promote financial inclusion। इनमें से किससे आपकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना वो यहाँ पे प्रमोट होने वाली है। पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इससे कैसे होगी। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इससे भी नहीं होगी। यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो सबको यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेस मिले फाइनेंशियल सेवाओं का, तो ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। लैक ऑफ ट्रस्ट, इससे भी नहीं होगी। तो सीधा सीधा आंसर, ये तो बिल्कुल ही सीधा और आसान सवाल बन गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही सीधा डायरेक्ट आसान सवाल है, which one of the following digital payment systems is developed and managed by National Payment Corporation of India NPCI। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन से पेमेंट सिस्टम को इनमें से डेवलप किया है। पेटीएम, भारत पे, मास्टर कार्ड, ये तो प्राइवेट वाले हो गए, मास्टर कार्ड तो आपका फॉरेन वाला हो गया। रुपए जो है इसे डेवलप किया है आपके एनपीसीआई, ये हमारा देसी देसी सिस्टम है, जैसे मास्टर कार्ड और वीजा है वैसे ही हमारा जो रुपए है वो हमारा देसी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा, बिकॉज रूपी हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए तो आते हैं जी आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जैसे काफी सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टॉपिक है जी फाइनेंशियल मार्केट्स का, इसमें आपका मनी मार्केट भी आएगा और आपका कैपिटल मार्केट भी आएगा, जिसमें आपकी स्टॉक मार्केट भी आ जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे सवाल इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो हमारी जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन सी खामियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो बोला गया प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, डिकोटॉमी इन इंडियन मनी मार्केट, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट। तो देखो यहाँ पे डिकोटॉमी का मतलब आपको बता देता हूं पहले, इसका मतलब होता है, डिकोटॉमी का मतलब होता है दो राह, दो रास्ते, मतलब कुछ डाइवर्जन है। अगर ये इंग्लिश आपको समझ में आ गई ना तो फिर मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई मुश्किल था ही नहीं। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डिफेक्ट नहीं हो सकता, इसे काट देंगे। डाइवर्जन है इंडियन मनी मार्केट में, इंडियन मनी मार्केट को दो में बांटा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि कैसे डाइवर्जन है हमारी इंडियन मनी मार्केट में, जो कि एक डिफेक्ट बन जाता है। फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, तो ये कुछ कुछ मीनिंग खास बन नहीं रहा है। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, तो हमारे जो इंडियन मनी मार्केट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, वहां पे आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन डिफेक्ट बन जाता है हमारी इंडियन मनी मार्केट का। तो यहाँ पे
आपको आंसर मार्क करना बहुत आसान हो गया। आपको पता है कि बी और डी हमारे डिफेक्ट हैं और इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी ओनली का बन जाएगा। चलिए गाइस, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एकदम कंसिस्टेंट तरीके से, सही तरीके से होता है। स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट, तो फंड को मैनेज करने वाले स्ट्रॉन्ग अच्छे लोग होते हैं। अगला है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट तो अभी हमने पढ़ा ना कि ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है मनी मार्केट से। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट इज रिलेटेड विद मनी मार्केट। ओके, और यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो बनता है दैट इज डिफरेंसेस फ्रॉम द बेंचमार्क। तो हमारे जो बेंचमार्क इंडाइसेस होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, इनको बीट करने की कोशिश म्यूचुअल फंड वाले करते ही रहते हैं। तो ये भी आपका फीचर बन सकता है, पर डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट तो फीचर नहीं बनेगा और इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा कि इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअल फंड। चलिए अगला सवाल एक बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। कैपिटल मार्केट plays an important role in mobilizing resources and diverting them in productive channel। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली आपकी क्या है, उसके अंदर आपकी क्या आती है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आ जाती है। तो कैपिटल मार्केट का सहारा लेके जिनके पास पैसा सरप्लस है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा करते हैं इन्वेस्ट, और जिनको रिक्वायरमेंट है पैसों की उन तक पहुंचाते हैं, ऐसी कंपनीज तक पहुंचाते हैं पैसा। तो हमारा पैसा प्रोडक्टिव तरीके से लगाया जा सकता है कैपिटल मार्केट के माध्यम से। स्टेटमेंट 2 है, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, स्टॉक एटसेट्रा। ये तो सीधी सीधी सही है और इसीलिए आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। हमारी इंडियन कैपिटल मार्केट का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? पहला है को प्रमोट स्टेट लेवल वेंचर फंड। तो ये कुछ अलग सा लग रहा है, फिलहाल इसे छोड़ते हैं। गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस तो हमारी कैपिटल मार्केट में होते हैं, हमारा सेबी है, हमारी जो डिफरेंट लॉज बने हुए हैं वो है यहाँ पर। लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो हमारे कुछ पैसे को सेव करने वाले हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, तो उनको लिंक करती है कैपिटल मार्केट, बिल्कुल ठीक है। कुछ इंटरमीडियरीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, आपके ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर, ये सब लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो बी सी और डी तो रहते ही हैं। तो 1 ही आपका बचा कि स्टेट लेवल के वेंचर फंड को प्रमोट करते हैं, तो बहुत ही कुछ अलग सा डाल दिया इन्होंने, एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज फॉलोड इन द इशू ऑफ शेयर्स अंडर द फिक्स्ड प्राइस ऑफर मेथड। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको शेयर इशू करने हैं, दो तरीके हमारे पास होते हैं, एक होता है बुक बिल्डिंग का और एक होता है फिक्स्ड प्राइस पे इशू कर लो। बुक बिल्डिंग में तो प्राइस पहले जानना पड़ता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फिक्स्ड प्राइस में आपका प्राइस पहले ही फिक्स्ड होता है और आपको सीधे शेयर्स इशू करने हैं। तो फिक्स्ड प्राइस इशू तो बहुत आसान है, अगर आपने बुक बिल्डिंग समझा हुआ है तो फिक्स्ड प्राइस तो बहुत बहुत आसान मेथड है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आपको इशू लाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने के लिए आपको किनका सहारा लेना पड़ेगा, आपको मर्चेंट बैंकर का सहारा लेना पड़ेगा। वो आपकी मदद करेंगे प्रोस्पेक्टस इशू करने में। उसके हिसाब से आप लोगों से शेयर एप्लीकेशन मंगवाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे, आप उनको अलॉट करेंगे और उनको फाइनली जो सर्टिफिकेट है उनके वो अलॉट कर देंगे। तो कुछ ऐसा तरीका है, आइए देखते हैं कि ये तरीका यहाँ किस तरीके से लगेगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें, तो आप देखिए जी कि आपका लास्ट में क्या आना चाहिए और शुरू में क्या आना चाहिए। शुरू में आपकी चीजें आनी चाहिए कि प्रोस्पेक्टस को इशू करना है या फिर मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना है, ये दो चीजें शुरू से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद है कि आपको एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन जो है वो रिसीव्ड होंगी, कंपनी एप्लीकेशन को रिसीव करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोगों को शेयर अलॉट करेंगे और उसके बाद उन्हें फाइनल शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो बीईडी ये तो आपके लास्ट में आने, बी और ई और डी ये तो आपके लास्ट में आने, और सबसे पहले आपका सी ए, या फिर थोड़ा सा डाउट है तो ए सी में से आपको चूज करना है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहां पे पूरा कर रहा है। तो बी, ई और डी लास्ट में केवल यहीं पे हैं और कहीं है ही नहीं, और इसीलिए करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 का ही बन जाएगा। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आईपीओ, लॉन्ग टर्म लोन्स, वेंचर कैपिटल, लेटर ऑफ क्रेडिट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ओके, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो आईपीओ है ना वो पक्का पक्का आता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट में, बाकियों को लेकर फंस जाएंगे।
अगर आप देखें कि मैं आईपीओ को लेना चाहता हूं तो आप केवल ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर पाएंगे, बाकी आपके पास यहाँ पे बच जाएंगी। तो ए जो है, ए पक्का पक्का आ रहा है, पर बाकियों में से भी आपको 2 चूज करने हैं और 2 यहाँ पे रिजेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट रिजेक्शन थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर आप किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, देखो प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होती है, जहां पे आप लोगों से डायरेक्टली पैसा ले रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर जो ऑलरेडी इशूड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप उनकी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह की ऑलरेडी जो इशूड है, उनकी इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग चल रही होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो आप किसी से डायरेक्टली ले रहे हैं, प्राइमरी आप इन्वेस्टर से ही पैसा उठा रही है कंपनी। वेंचर कैपिटल में भी ये प्राइमरी कंपनी इन्वेस्टर से ही पैसा उठा रही है, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस जब आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे इस्तेमाल होता है, तो ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है। और इसके अलावा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, ये जैसे आप स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे तब भी आपको मिलता था, बट यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है, आई थिंक ये इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, उसकी बात हो रही है। और वो हमारा कहीं ना कहीं मॉनेटरी मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे प्राइमरी कैपिटल मार्केट से लिंक नहीं कर सकते हैं। और बी और सी कहीं ना कहीं आप लिंक कर लेंगे प्राइमरी कैपिटल मार्केट से, इन दोनों को नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट है, प्राइमरी मार्केट का कंसेप्ट है, उसको सवाल में अप्लाई किया, सीमित समय में आपने ऐसा सोचा कि हाँ ऐसे एप्लीकेशन हो सकता है, तभी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी ओनली का, और यही इसका आंसर है जी, यही इसका ऑफिशियल आंसर है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का आंसर बनाना है। तो ये अप्रोच आपको समझनी है, पकड़नी है, आपकी प्रैक्टिस में अपनानी है, ताकि एग्जामिनेशन जब आप दें तब आप इस अप्रोच को अप्लाई करके अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाए। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, as the economy weakens, one would expect investment in dash funds to increase and investment in dash funds to decrease। तो अगर आपकी इकोनॉमी वीक हो रही है तो लोग कौन से फंड्स में पैसा डालना चाहेंगे? लोग उन फंड्स में पैसा डालना चाहेंगे जिसमें उनको लग रहा है हमारा पैसा सेफ रहेगा, इकोनॉमी डूबे तो पैसा ना डूबे। तो कौन से फंड सेफ होने वाले हैं और कौन से फंड्स के इन्वेस्टमेंट गिरने वाले, ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आपके जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके अंदर आप जो है फंड्स को इंक्रीज करने वाले हैं। मनी मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें पैसा बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से कंपैरेटिवली सेफर माने जाते हैं, लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है यहाँ पर। और इक्विटी वाले जो फंड्स हैं, यानी कि जो कंपनी में पैसा लग रहा है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, क्योंकि अभी कंपनीज जो है हो सकता है वो भी कमजोर हो जाएं इकोनॉमी वीक होने की वजह से, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बनेगा। आपको लॉजिकली सोच के इसका आंसर लगाना था और आपने लगा लिया होगा। चलिए, तो सवाल है जी यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनेक्टमेंट। तो अभी ऐसे सवाल भी पेपर में आने लगे हैं। ये सेबी की जो रेगुलेशंस है अलग अलग, वो आपको याद करके जानी पड़ेंगी, कौन सी रेगुलेशन कौन से साल में आई हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस ये 1996 की हैं, क्रेडिट रेटिंग को लेकर जो रेगुलेशंस है वो 1999 की हैं, इंटरमीडियरी वाली 2008 की हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्वेट इक्विटी वाली 2002 की हैं। तो ए सबसे पहले आएगा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बी आएगा, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए बी तो मेरे पास 3 और 4 में लग रहा है मेरे को। उसके साथ में यहाँ पे ई डी और सी आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 2008 वाला आपका सबसे लास्ट में आने वाला है, तो यही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन और क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशंस ये दोनों इकट्ठी दे दी है इन्होंने यहाँ पर। मुझे लगता है इनमें से एक रेगुलेशन ना शायद आरबीआई की भी हो सकती है, तो आप चेक करना इसे एक बार। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। एक आधे का अगर आपको नहीं भी पता तो उससे भी बात बनी जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये पता लग जाता है कौन सा सबसे आखिरी है और कौन सा सबसे पहले, उससे भी आंसर आसानी से मार्क हो सकता है, तो ये फायदा भी होता है ऐसे वाले सवालों का। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन द कैटेगरी एफ विच कंपनीज आर क्लासिफाइड बाय सेबी। अब ये सेबी की कुछ क्लासिफिकेशन को लेकर सवाल है। मैंने तो इसको सर्च किया, मुझे कुछ इस पे खास मिल नहीं पाया कि कैटेगरीज हैं तो अलग अलग कैटेगरी कौन सी हैं। मेरे को ये जरूर मिल गया था कि जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसकी कैटेगरीज ए है, बी1 है, बी2 है, एक जेड करके कैटेगरी भी है, उसमें आपकी ई और एफ कैटेगरीज भी आ रही हैं, बट वो सेबी की नहीं है, वो स्टॉक एक्सचेंज वाली थी। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सेबी वाली क्लासिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ आइडिया लग रहा है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का मैं आपको कोई आंसर दे नहीं रहा हूं, ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने दिया है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द को एग्जिस्टेंस एंड कॉपरेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल
एक तो ना स्पेलिंग मिस्टेक इस बार काफी थे पेपर में। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉमनली रेफर टू एज, तो फॉर्मल वाला भी है और आपका इनफॉर्मल वाला भी है, जैसे इंडिया वाले केस में दोनों सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फाइनेंशियल डुअलिज्म, वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम कैटरिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने ना ऑप्शंस घटिया बना दिए। अगर ऑप्शंस बढ़िया बनाते तो पक्का स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते, बट आप इसमें से देख सकते हैं कि एक ही टर्म है, एक ही आपको कुछ टर्मिनोलॉजी लग रही है, वो है फाइनेंशियल डुअलिज्म, और साथ में दो चीजों की बात हो रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल की, तो डुअलिज्म वर्ड यहाँ पे आपका फिट भी बैठ जाता है। तो फाइनेंशियल डुअलिज्म जो है, आई थिंक आपने आंसर लगा लिया होगा सोच विचार के, या फिर थोड़ा सा ट्रिक्स ही लगा के आपने आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही लगाया होगा सबने। तो कई सवाल ऐसे पेपर में आएंगे जो वहीं सोच के आप ट्रिक से कर सकते हैं, तो सारी चीजें आप घर से रट के नहीं जा सकते। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई बार ऑप्शंस को देख के भी आपको पता लग जाएगा कि यही आंसर होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस तो जबरदस्ती बनाए हुए लग रहे हैं, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे आपके सेट नहीं बैठ रहे हैं। अगला सवाल तो बहुत ही आसान सवाल है। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, अरे म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है सर? बच्चों वाला सवाल है, बड़ा बड़ा सेबी लिख देते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बनेगा। सेबी ही म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस भी लेकर आया है, और अभी आपको ये भी याद करना है कौन से साल में म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस आई थी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट सीक्वेंस द स्टेप्स टेकन टू डेवलप द मनी मार्केट इन इंडिया। तो हमारी इंडिया की मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे, उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करना है। और मुझे लगता है शायद किसी स्टूडेंट को ही मालूम होंगे ये सारी चीजें कब कब आई। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कुछ अंदाजे से ही आंसर लगाएंगे, हो सकता है उनको एक दो चीजें मालूम हो और उससे कुछ गेस वर्क यहाँ पे करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कमर्शियल पेपर जो है और आरटीजीएस जो है, इसकी जानकारी शायद स्टूडेंट्स को हो सकती है, बाकियों की जानकारी थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके बेसिस पे हो सकता है शायद वो कुछ तिकड़मबाजी लगाने की कोशिश करें, बट ज्यादा तिकड़मबाजी तो बनेगी नहीं, क्योंकि आरटीजीएस हर एक में लास्ट में ही आ रहा है। आरटीजीएस हर एक में लास्ट में आ रहा है और कमर्शियल पेपर सब में इससे पहले ही आ रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ चीजें मालूम होंगी तभी बात यहाँ पे बनेगी। तो इनके जो ईयर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स 1999 2000 का समय, कमर्शियल पेपर 1990, वेज एंड मींस एडवांसेस 1997, लिक्विडिटी डिस्काउंट फैसिलिटी 1999 2000 और आरटीजीएस 2004। इसके बेसिस पे अगर आप सीक्वेंस बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। मैं मानता हूं कि सारे फैक्ट्स तो याद नहीं हो सकते हैं, बट अगर इसमें से आपको दो तीन चीजें मालूम है तो आप एक एडुकेटेड गेस लगाकर आ सकते हैं पेपर में, और ऐसे सवालों में ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो बहुत सारी चीजें नहीं याद होंगी, बट कुछ कुछ याद होंगी, उसी से आपको एक एडुकेटेड गेस जो है पेपर में लगाना है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच आर द आरबीआई नोटिफाइड डोमेस्टिक अक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर ये सवाल है। और ब्रिक वर्क रेटिंग, ये है आपका एक्यूट रेटिंग, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, क्रिसिल, स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडी तो डोमेस्टिक है ही नहीं, डी और ई को तो पहले ही काट दो। तो डी वाला और ई वाला तो पहले ही काट देते हैं, ठीक है। क्रिसिल तो सबको पता है, क्रिसिल तो आएगा ही आएगा, तो आई थिंक 1 और 3 में कंफ्यूजन होगा। और प्यारे दोस्तों, जो ब्रिक वर्क्स रेटिंग है ना, उसका आरबीआई ने ना कुछ लाइसेंस वगैरह जो है ना रद्द किया है कुछ कारणों की वजह से, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया था। हो सकता है बाद में ये चालू भी कर दें, बट अभी इस एग्जामिनेशन के टाइम पे तो ब्रिकवर्क्स वाला जो है ना, उसका आरबीआई ने ड्रॉप कर दिया नाम एक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की लिस्ट से। तो एक्यूट और क्रिसिल ये दोनों आ जाएंगे, और इसीलिए आपका करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड बीएनसी, ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है जी, अरेंज द स्टेप्स इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंडिया। तो जो आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस के स्टेप्स रहते हैं, स्टेजेस रहते हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ऑर्डर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, क्या सीक्वेंस यहाँ पे हमारी होने वाली है। एक बार आप सभी पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके तो कर लो, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अभी देखो, इन पॉइंट्स को आप रीड करेंगे ना, तो एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगी कि सबसे लास्ट में जो चीजें आने वाली है ना, वो ए और ई आने वाली हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा ई, कि आप अलॉटमेंट और लिस्टिंग कर रहे हो शेयर्स की, और उससे पहले होगा कि प्राइस शेयर का डिटरमाइन हो रहा है। सबसे लास्ट में ये वाले आने चाहिए। और बी, सी और डी आपके शुरू वाले पॉइंट बन रहे हैं, इसमें भी कौन सा पहले होगा देखते हैं। तो बी वाला कह रहे हैं कि बुक रनर और सिंडिकेट मेंबर अवेयरनेस जनरेट करेंगे, और सी कह रहे हैं कि आप अपॉइंट करोगे मर्चेंट बैंकर और सिंडिकेट मेंबर को। तो प्यारे दोस्तों, पहले अपॉइंट करेंगे तभी तो ये अवेयरनेस करेंगे, तो सबसे पहले तो इनकी अपॉइंटमेंट आना चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आप सबसे पहले करेंगे,
और फिर प्यारे दोस्तों, ये आपकी मदद करेंगे, सेबी की जो फॉर्मेलिटीज है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप करेंगे, और ये जो है अवेयरनेस वगैरह जनरेट करेंगे आपके इशू के रिगार्डिंग, और अल्टीमेटली लोग आपके शेयर खरीदेंगे, आपका इशू प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा और आपके शेयर की लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सीक्वेंसिंग अगर आप बनाना चाहें तो सी पहले आए और ई लास्ट में आए, इसी से आप ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं। वैसे आपका जो सीक्वेंसिंग बन गया वो सी डी बी ए ई का यहाँ पे बन गया। आई थिंक इस सवाल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल ही लॉजिकल सा सवाल है ये जो पूछा गया है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ एसेट क्लासेस हैं और लिस्ट 2 में है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपकी अलग अलग एसेट क्लास और उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको यहाँ पे हम देखते हैं। तो एसेट क्लास ए सी ई जी, अब देखो ये सवाल जो है ना, हो सकता है आपने इनके बारे में ना पढ़ा हो एसेट क्लास के बारे में, बट इसका आंसर जो है ना बिल्कुल ही सीधा सीधा सवाल में दे रखा है। एसेट क्लास ए, ए का मतलब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऑल्टरनेट एसेट से आप इसे मैच कर सकते हैं। एसेट क्लास सी, सी का मतलब आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिबेंचर्स, आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं। एसेट क्लास ई, ई का मतलब इक्विटी, आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। एसेट क्लास जी, जी का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप इसे 2 से मैच कर सकते हैं। ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपकी एनपीएस जो पेंशन स्कीम है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट रहती है कि इन एसेट्स के अंदर, इन एसेट क्लासेस के अंदर जो पैसा है आपका वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो करेक्ट मैचिंग हमारी बनेगी बहुत ही आसानी से, वैसे हमने बना ली एग्जामिनेशन में, अगर आपका दिमाग चल गया तो शायद आपने भी बना ली होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है ordinary treasury bills that are marketable and have a secondary market are issued to the public and financial institutions। तो बिल्कुल आपके जो ऑर्डिनरी टी बिल्स होते हैं वो मार्केटेबल होते हैं, आप उसे आगे बेच वगैरह भी सकते हैं। तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको लेकर सवाल है। पहली स्टेटमेंट आपकी ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल से जुड़ी हुई है और दूसरी स्टेटमेंट आपकी एड हॉक ट्रेजरी बिल से जुड़ी हुई है। देखो आज की डेट में कोई एडहॉक ट्रेजरी बिल्स हमारे पास नहीं है। अगर आप ट्रेजरी बिल्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक समय पे एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल भी किया जाता था कि सरकार का जब बजट डेफिसिट में चल रहा है, सरकार को एकदम कोई पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सरकार के फंड्स एक लेवल से नीचे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एडहॉक ट्रेजरी बिल्स आरबीआई सरकार के बिहाफ पे इशू कर देता था। आरबीआई का क्लेम आ जाता था कि सरकार से इतने पैसे लेने हैं, आरबीआई इसके अगेंस्ट करेंसी वगैरह भी इशू कर देता था। बट बाद में इसका क्योंकि बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा इन एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का सरकार के बजट को मॉनिटाइज करने के लिए, तो इन्हें इवेंचुअली हमने बंद कर दिया था। आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप रीड करें तो बिल्कुल सही है आपके ट्रेजरी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स हो सकता है आपके लिए नया हो, आपने ना पढ़ा हो, बट ट्रेजरी बिल्स वाला जो पहला स्टेटमेंट है वो तो आई थिंक सबने पढ़ा ही होगा और इसका आंसर तो सब दे ही पाए होंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। दोनों स्टेटमेंट्स 1 और 2 हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो बढ़ते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक है आपका इंश्योरेंस का। तो आइए देखते हैं कि इंश्योरेंस से क्या सवाल हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। चलिए सवाल यहाँ पे है, एवरेज क्लॉज इन इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमारा जो इंश्योरेंस है वहां पे एवरेज क्लॉज कब लागू होता है ये आपको बताना है। डबल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस या फिर अंडर इंश्योरेंस। तो अभी देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ अटेम्प्ट से हमारे पास इंश्योरेंस को लेकर यहाँ पे कुछ टेक्निकल सवाल देखने को मिल रहे हैं और ये सवाल भी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, डेट इज ऑप्शन नंबर 4, अंडर इंश्योरेंस। तो क्या है सारा माजरा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ओके, और यहाँ पे आप या तो पूरे 10 लाख की इंश्योरेंस ले लो या फिर आप कम की ले लो। लेट सपोज कि आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी की 10 लाख की इंश्योरेंस करा ली, या फिर दूसरा केस लेते हैं कि आपने इंश्योरेंस केवल 6 लाख की कराई। अब क्या हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी में आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गई प्रॉपर्टी, और जो नुकसान हुआ, लेट सपोज वो जो हमारा नुकसान हुआ है वो 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो अब आप बताइए कि पहले केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे। सर पूरे के पूरे 5 लाख मिलने चाहिए। हाँ जी, पूरे के पूरे 5 लाख आपको मिल जाएंगे। दूसरे केस में, सर इस केस में भी हमारी जो इंश्योरेंस हमने 6 लाख की कराई है तो 5 लाख का नुकसान हुआ तो हमें पूरे 5 लाख मिल जाने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जब आपने 10 लाख के घर के लिए 6 लाख की इंश्योरेंस कराई ना, प्रॉपर्टी 10 लाख की, आपने 6 लाख की इंश्योरेंस कराई, तो वहीं पे
आपने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता ये कर लिया कि जो मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी है उसमें 60% रिस्क जो है वो तुम बियर करोगे और 40% रिस्क मैं बियर करूंगा। तो अगर आपका जो नुकसान होता है 5 लाख का, उसमें भी यही केस लागू होगा। इस केस में भी आपका जो 60% रिस्क है, 60% यानी कि जो प्रोपोर्शनेट रिस्क है, यानी कि जो एवरेज रिस्क है, वही केवल आपकी इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। तो आपका यहाँ पे 5 लाख में 60% यानी कि 3 लाख का रिस्क ही इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बाकी का जो 2 लाख का रिस्क है वो यहाँ पे आपको बियर करना पड़ेगा। तो एवरेज हो गया, आपने और इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर रिस्क को बियर किया। इंश्योरेंस कंपनी जो है केवल एवरेज को ही यहाँ पे बियर कर रही है, पूरा का पूरा रिस्क बियर नहीं कर रही है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज क्लॉज, जो कि अंडर इंश्योरेंस वाले केसेस में अप्लाई कर जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल था बट आई होप आपको अब ये समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पे सवाल है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज। तो हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके लिए 100 करोड़ का मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तो एक फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता था उसको आता था, जिसको नहीं आता था उसको नहीं आता था। तो सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था। थोड़ा सा न्यूज में भी ये सब चीजें चल रही थी कि सरकार कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्वैश करने की बात कर रही है। तो हो सकता है उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। फिलहाल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, आगे के लिए आप याद रख सकते हैं। चलिए तो अगला सवाल है, द एक्ट ऑफ थ्रोइंग ऑन बोर्ड कार्गो एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द शिप टू सेफगार्ड इट फ्रॉम द टोटल लॉस इन टाइम्स ऑफ पेरिल इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका जो शिप है, लेट्स सपोज बहुत ज्यादा भारी हो गया है, डूब सकता है, तो उस केस में आप कुछ कार्गो, कुछ सामान जो है वो शिप से निकाल फेंकते हो, निकाल देते हो। तो आपको ये निकालना पड़ता है, ताकि अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो पूरा का पूरा शिप ही आपका टूट जाएगा और आपका टोटल लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल लॉस को रोकने के लिए आप कुछ सामान कई बार निकाल फेंकते हो, और इसे जो टर्म दिया जाता है, इसे जो नाम दिया जाता है, डेट इज रेफर्ड टू एज जेटिसन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ। ऑप्शंस हमारे पास है, इंडेमनिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट, अश्योरेंस और गारंटी। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। जो हमारे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर हम जो नुकसान होता है केवल उसकी भरपाई करते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपका नुकसान हो गया, डेथ हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं सकता। अगर आपके किसी की डेथ हो जाती है तो उस नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इसे नहीं बोला जाता। बाकी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। वेजरिंग एग्रीमेंट भी इसे नहीं बोलते, सट्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, सट्टा वाला एग्रीमेंट भी नहीं है। कॉन्टिंजेंट आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट है कि यहाँ पे अगर डेथ होती है तो आपको पैसे मिलेंगे, आप कुछ एज अटेन कर लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। कॉन्टिंजेंट आप इसे बोल सकते हैं, और अश्योरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ अश्योरेंस है, कुछ श्योरिटी है कि आपको कोई इवेंट हैपन होने पे पैसे जरूर मिलेंगे, डेथ पे या फिर कुछ सर्टेन एज अटेन करने पे। तो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस भी बोला जाता है। और गारंटी आप इसे नहीं बोल सकते। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई पार्टी गारंटी ले लेते हैं किसी और की, तो वो इसमें हम नहीं इंक्लूड करते। तो सी और डी को इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का जो है वो यहाँ पे बन जाता है। आप कुछ एलिमिनेशन वगैरह करेंगे तो आई थिंक उससे भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। अगर आप इंडेमनिटी और वेजरिंग को काट देते हैं तो आपके पास सी और डी का जो ऑप्शन है वही यहाँ पे बचता है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बनता है। चलिए सवाल है आपके पास, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है और लिस्ट 2 में दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि किस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास मेरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस है। और हमें बताना है कि इनमें कब कब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो, जो मेरीन इंश्योरेंस है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस में कब होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस में आपका होना चाहिए जब आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड। फायर इंश्योरेंस के अंदर आपका दोनों समय होना चाहिए, जब पॉलिसी लिया और जब नुकसान हुआ। और आपका जनरल इंश्योरेंस बचा तो आप इसे थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मैच कर सकते हैं। तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद एंडाउमेंट पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने देखी होंगी तो उसमें एक एंडाउमेंट पॉलिसी भी होती है।
तो एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर आपका जो अमाउंट होता है एक सेट हो जाता है, प्री डिसाइडेड हो जाता है कि आपकी जो पॉलिसी जब एक्सपायर होगी, उसका खत्म होगा टर्म वगैरह, तो आपको एक अशोर्ड सम यहाँ पे मिल जाएगा। एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी द इंश्योर्ड रिसीव्स द सम ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो यहाँ पे सारा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो प्रीमियम है वो आपको वापस मिलेगा, मतलब कुछ जो अमाउंट आपने प्री डिसाइड किया हुआ है वो आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा। तो ये एंडोमेंट पॉलिसी का हमारा फीचर रहता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच कमेटी हैड रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल तो आसान है, क्योंकि अगर आपने इरडा के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मल्होत्रा कमेटी जो है ना, उसकी रिकमेंडेशंस आई थी इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इरडा की स्थापना भी हुई थी। तो मल्होत्रा कमेटी काफी पॉपुलर है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर, और इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल हमारे पास है, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज द शिप, द मैरीन इंश्योरेंस इज कॉल्ड। तो आपकी जो मैरीन इंश्योरेंस होती है, जिसमें आप शिप का जो बॉडी है, आपके जो वेसल का बॉडी है, उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, उसे यहाँ पे हल इंश्योरेंस बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। तो इस सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं, सीधा सीधा सवाल था और आसानी से इसका आंसर यहाँ पे लग सकता है। अगला सवाल हमारे पास है, स्टेटमेंट नंबर 1 दिए, in the case of life insurance the insurable interest must be present in the person insured at the time when the event happened। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस चीज की आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसकी इंश्योरेंस करा रहे हैं। अब ये इंटरेस्ट कब होना चाहिए? जब आपने पॉलिसी ली तब होना चाहिए, या फिर जब कोई इवेंट अक्कर हुई तब होना चाहिए। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के केस में अलग अलग टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। जब इवेंट हैपन हुआ उस समय चाहे इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो तो वो जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए पहली वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि ये तो कह रही है कि मस्ट बी प्रेजेंट जब आपका इवेंट हैपन हो, तो इसीलिए गलत हो जाती है। Second statement, in the case of fire insurance, the insurable interest must be present in the object insured at the time when the policy is taken and the event has happened। तो फायर इंश्योरेंस के केस में आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो दोनों समय होना चाहिए, जब पॉलिसी लिया और जब इवेंट हुआ दोनों समय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका घर था, आपने घर की फायर इंश्योरेंस कराई थी, तो जब आपने घर की फायर इंश्योरेंस कराई तब भी आपका घर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि घर आपके पास होना चाहिए। और जब घर में आग लगी तब भी घर में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि तब भी घर आपके नाम होना चाहिए। अगर आपने घर किसी और को बेच दिया है तो फिर उस केस में आप इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर लेंगे? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला सवाल है, द सेफ्टी मार्जिन दैट इंश्योरर्स मस्ट मेंटेन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इज कॉल्ड। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये बेसिकली आपका इंश्योरेंस कंपनीज के जो अकाउंट्स होते हैं उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये सवाल इन्होंने एग्जामिनेशन में पूछा है, और ये सवाल थोड़ा सा वैसे डीप चला गया है। ऑप्शंस है प्रोटेक्शन मार्जिन, सॉल्वेंसी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट ऑफ रिस्क बियरिंग। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मार्जिन या सॉल्वेंसी मार्जिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हो रहा हो। प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट ऑफ रिस्क बियरिंग तो शायद आपने काट ही दिया होगा कि ये तो खुद बनाए हुए ऑप्शन लग रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी सॉल्वेंसी मार्जिन। तो हमारे जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरर्स है, उनके पास ये उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि भैया आपने पॉलिसी होल्डर्स की भरपाई, नुकसान की भरपाई करनी है, तो आपके पास एडिक्वेट सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए। आपके एसेट, आपकी रिजर्व्स, आपकी लायबिलिटीज और आपकी ऑब्लिगेशन से ज्यादा रहने चाहिए, सॉल्वेंसी मार्जिन हमेशा मेंटेन्ड रहना चाहिए। तो ऐसी रिक्वायरमेंट इन पे लगा रखी है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, सॉल्वेंसी मार्जिन। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जहां पे हमने आपके साथ जो यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं पिछले 3 सालों के, उनको आपके साथ डिस्कस किया। सेशन थोड़ा लंबा था, उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को सही से देखा, समझा, सॉल्व करने की कोशिश भी करी। आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। और हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारा जो एवर स्टडी क्लासेस का ऐप है या फिर जो वेबसाइट है उसे भी विजिट
करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।